हेलो फ्रेंड्स, रोहित है। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार के जितने अच्छे क्वेश्चन हैं और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ये डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि मॉक टेस्ट देने के बाद आपका काम खत्म हो गया, तो याद रखिए कि दैट इज़ ओनली द 10% ऑफ द पार्ट। जो 90% ऑफ द पार्ट ये है कि आप उस टेस्ट को प्रॉपर एनालिसिस करें और जहाँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन का कमी है वहाँ पर उस इंफॉर्मेशन को आप प्लग करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बता रखा है नोट्स बनाने के टेक्निक में कि आपको राइट हैंड साइड में 25% स्पेस छोड़ना है। तो जो टॉपिक मानते हैं कि अभी क्रिप्स मिशन के बारे में आपने क्वेश्चन गलत किया, क्रिप्स मिशन पे हमने आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन दिया, तो क्रिप्स मिशन मानते हैं कि आपने यहाँ पे क्रिप्स मिशन लिखा हुआ है, जगह छोड़ा हुआ है, तो उस इन्फॉर्मेशन को आप यहीं प्लग कर देंगे ताकि जब नेक्स्ट बार आप रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आसान होंगी। ये हम लोगों का टेलीग्राम आईडी है जहाँ पर हम लोग कुछ डिस्कशंस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन होता है। देखिए, जो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके पहले दो चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी इंसिडेंस 1939 से लेके 45 के बीच में हो रही है, उस इंसिडेंस को आपको ध्यान में बैकग्राउंड में ये रखना है कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है तो एक तरफ ब्रिटेन लड़ रहा है और एक तरफ ब्रिटेन के साथ और देश लड़ रहे हैं। एक तरफ ब्रिटेन के विरोधी खेमा लड़ रहा है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा होगा तो जो भी मिशंस आएंगे, जैसे कि अगस्त ऑफर की मैं जिक्र करूंगा, आपसे हम क्रिप्स मिशन की जिक्र करेंगे, वेवल प्लान का जिक्र करेंगे, तो इन सब चीज़ों के दृष्टिकोण में आप बैकग्राउंड में देखिएगा कि सरकार झुक रही होगी, ब्रिटेन की हुकूमत डर रही होगी और ब्रिटेन की हुकूमत ये चाह रही होगी कि किसी प्रकार से भारत को साथ में लेकर चला जाए। क्यों भारत को साथ में लेकर चला जाए? एक तो आप एक एक्सटर्नल फोर्स से युद्ध लड़ रहे हैं। अगर आपका घर के अंदर ही विद्रोह हो जाए, घर के अंदर ही रिबेलियन हो जाए, तो आपका जो फोर्स है, ताकत है, आपका ध्यान भटक जाएगा। दूसरी बात, अगर हम यहाँ के नेता को साथ में लेकर चलते हैं तो यहाँ से हमको जो सिपाही होते हैं विश्व युद्ध के लिए उसको सप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको सहयोग करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो जो बैकग्राउंड में आपके ये दिमाग में चलना चाहिए कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा है और अंग्रेजी हुकूमत थोड़ी झुक रही होगी, अंग्रेजी हुकूमत थोड़ा मिलाकर चलने का कोशिश कर रहा होगा। तो चीज़ों को पढ़ना और समझना आपके लिए फिर आसान रहेगा। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को आप मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगर आप देखिएगा तो कोई भी, अगर जैसे अभी मानते हैं कि आप पे दहेज उत्पीड़न का केस हो रहा है, तो जो दहेज उत्पीड़न का केस होता है तो आपको ऐसी तो पकड़ के नहीं डाल सकता। आप जब थाना जाएंगे तो थाना आपको बोलेगा कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत आप पर ये चार्ज लगता है। इसका मतलब वी आर गेटिंग रूल्ड बाय व्हाट? वी आर गेटिंग रूल्ड बाय द लॉज विच हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। उसी तरह से उस समय की ब्रिटानिया हुकूमत कुछ कानून लाती थी जिसके तरह हम लोग को गवर्न किया जाता था। तो जो पहला इंपॉर्टेंट कानून है वो ब्रिटानिया हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 लेकर आती है। फिर 10 साल बाद 1919 लेकर आती है और फिर 1935 लेकर आती है। बीच में और कानून आते रहेंगे पर ये मुख्य कानून है, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। जो 1909 का कानून है इसको आप कहते हैं मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म, इसको आप कहते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। जो पहला नाम रहेगा उसको आप कहेंगे कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और जो सेकेंड नाम रहेगा ये वाइसराय हैं। वाइसराय का मतलब है कि जो भारत में ब्रिटानिया हुकूमत की देखभाल कर रहे हैं या लीड कर रहे हैं। पर अंग्रेज का जो वहाँ का जो पार्लियामेंट है, वहाँ की जो सरकार है, उसके पास बहुत सारे गुलाम देश हैं। तो वो क्या करता है कि अपने कुछ कैबिनेट मिनिस्टर को जिम्मा दे दिया, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर को दे दिया कि आप भारत गुलाम को देखिएगा, वाई को दे दिया कि आप अफ्रीका को देखिएगा। तो जो पहला नाम रहता है वो रहता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो उस समय के वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर रहते थे, वो देखभाल करते थे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? देखो 1909 में अगर आप देखिएगा तो 1909 का जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है कि 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आया गया। किसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आया गया? मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आया गया। उसके बाद जो सेकंड स्ट्राइकिंग फीचर 1909 वाला का है उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात होती है। इनडायरेक्ट इलेक्शन उसी तरह से जैसे राष्ट्रपति का इनडायरेक्ट इलेक्शन है, हम लोग विधायक को चुनते हैं, हम लोग सांसद को चुनते हैं, सांसद और विधायक इंटर्न प्रेसिडेंट को चुनते हैं, हम लोग डायरेक्ट प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हैं। द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हमने नहीं किया, हमारे सांसदों ने, हमारे विधायकों ने किया। उसी तरह से उस समय 1909 में इनडायरेक्ट इलेक्शन लाया गया कि हम लोग अपने कुछ प्रोविंशियल लीडर्स को चुनते थे, वो प्रोविंशियल
लीडर फिर और चुनते थे जो असेंबली में जाते थे। यहां तक बात समझ में आई आपको? अब देखिए, अभी आप कोई भी ट्रांजिशन को देखिएगा कि धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा, धीरे धीरे बात बढ़ेगी, यही इवोल्यूशन होता है और ऐसी जगह को सीड किया जाता है। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दिया गया? केवल मुसलमानों को दिया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि 1919 वाले में सेपरेट इलेक्टोरेट किसको एक्सपेंड किया गया? सिख को एक्सपेंड करता है, क्रिश्चियंस को एक्सपेंड करता है और एंग्लो इंडियंस को एक्सपेंड करता है सेपरेट इलेक्टोरेट। फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखेंगे तो महिलाओं को एक्सपेंड करके कर देगा कि इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, शेड्यूल्ड कास्ट को करेगा और जो लेबर क्लास है उसको भी कर देगा। तो कहने का मतलब है कि यहां पर धीरे धीरे पहले एक मुसलमान को था, उसके बाद इन समुदाय को करता है, फिर इन समुदाय को करता है, धीरे धीरे वो एक्सपेंड कर रहा है। दूसरी बात यह बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली बार महिलाओं को वोट करने का अधिकार कहां मिलता है? द फर्स्ट टाइम वीमेन गॉट द वोट इन द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में पहली बार महिला को वोट करने का अधिकार मिलता है। सबसे छोटा कानून कौन रहा है जो सबसे कम समय तक रहा है? सबसे कम समय तक आपको रहा है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या क्या होता है ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, जगह कम पड़ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में अगर आप ऊपर लिख देते हैं, आप देखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दो चीज की बात होगी। एक चीज की बात होती है डायआर्की की और एक चीज की बात होगी बाईकैमरलिज्म की। बाईकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? दो सभा। जैसे आज के डेट में क्या है, केंद्र में बाईकैमरलिज्म होगा और राज्य में स्टेट लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे डायआर्की होगा। एक बार और समझ लेते हैं, बाईकैमरलिज्म का मतलब क्या है? राज्यसभा और लोकसभा आज के दिन में मतलब दो हाउस रहेगा। बाईकैमरल, बाई मतलब दो, मतलब बाईकैमरल स्ट्रक्चर रहेगा, लोकसभा और राज्यसभा की आज की तरह रहेगा। स्टेट में डायआर्की रहेगा। स्टेट में डायआर्की का मतलब यह होता है कि यहां पर द्वैध शासन मतलब डबल गवर्नमेंट रहेगा। क्या होता है डबल गवर्नमेंट? मतलब एक तरफ चीफ मिनिस्टर भी रहेंगे और एक तरफ गवर्नर भी रहेंगे। चीफ मिनिस्टर भारतीय रहेगा और जो गवर्नर जो रहेगा यूजुअली ब्रिटानिया हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। डायआर्की का मतलब यह हो रहा है कि जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, वो आपका चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव देखेगा, जैसे कि हेल्थ, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आप करिए, आपका मुख्यमंत्री रहेगा, आप करिए। पर गवर्नमेंट में जो गवर्नर रहेगा, इसके अंदर पुलिस रहेगा, इसके अंदर वित्त रहेगा, इसके अंदर जुडिशियरी रहेगा। ये सब वो चीज़ है जो पावरफुल चीज़ है। इसके अंदर रेवेन्यू भी रहेगा। तो कहने का मतलब है, डायआर्की का मतलब है कि यू हैव द डिवीजन ऑफ द subject into the two part. One part will be tackled by the Indians, the other part will be tackled other part which is the more important part, and जो more important part होता है उसको आप कहते हैं रिजर्व्ड सब्जेक्ट। रिजर्व्ड सब्जेक्ट ब्रिटानिया हुकूमत के लोग देखेंगे और जो चीफ मिनिस्टर जो समय का मानते हैं कि जो रहेगा, जिसको आप प्राइम मिनिस्टर भी उस समय बोलते हैं, इनको छोटा मोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया जाता है कि आप करिए। इसको आप कहते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। इसको समझने के लिए आप दिल्ली का मॉडल देखिए। दिल्ली में आप देखिएगा कि हमेशा अरविंद केजरीवाल जी लड़ते रहते हैं, बोलते हैं कि एलजी हमको काम नहीं करने दे रहा है। जैसे अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो एजुकेशन दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, पर पुलिस जो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो केंद्र सरकार मतलब एलजी साहब के अंदर है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो शिक्षा इनके अंदर है, स्वास्थ्य इनके अंदर है, पर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे लैंड, डीडीए, ये जो लैंड वाला मामला है, ये केंद्र सरकार के अधीन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं दिल्ली के मॉडल को डायआर्की मॉडल से समझ सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है। अब हमने आपको यहां पर क्या बताया मेरे दोस्त कि पब्लिक, अच्छा, सब्जेक्ट लाइक द हेल्थ, एजुकेशन एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वेयर द रिजर्व सब्जेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। ये तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थोड़ी हैं। तो ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं जो कि इंडियन जो लोग रहते थे वो देखते थे, जो पुलिस था वो सब जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था वो गवर्नर देखता था। इट प्रोवाइडेड द बाईकैमरलिज्म एट द स्टेट और द प्रोविंशियल लेवल, गलत स्टेटमेंट है। इट प्रोवाइडेड द डायआर्की एट द स्टेट लेवल और द प्रोविंशियल लेवल, बाईकैमरलिज्म वाज एट द सेंट्रल लेवल। पब्लिक एस्टीमेट कमिटी वाज द आउटकम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गलत स्टेटमेंट है मेरे दोस्त, याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आज के डेट में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, इसको आप लोकलेखा समिति
बोलते हैं। और लोक लेखा समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लोक लेखा समिति पहली बार 1921 में बनती है, और उसकी नींव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में रखा जाता है। अगर आप लोक लेखा समिति की बात करें आज के समय में, तो इसमें 15 लोकसभा के सदस्य हैं, 7 राज्यसभा के सदस्य हैं। अमूमन विपक्ष का नेता जो होता है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। आप कमेंट बॉक्स में हमको ये बताइए कि अभी जो लोक लेखा समिति है इसके अध्यक्ष कौन हैं। यूजुअली विपक्ष का नेता होता है। चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हमने डिटेल में बताना आपको उचित समझा। हु एमंग द फॉलोइंग was not associated with the गदर पार्टी। देखिए लगातार हम लोग जो क्वेश्चंस बनाए हैं, अगर आप देखेंगे तो हमने क्वेश्चंस का बेसिस क्या बनाया है, जितना यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है उसको हमने लिया है, जितना अभी हरियाणा सिविल सर्विस कंडक्ट किया, यूपी पीसीएस कंडक्ट किया, जितने पीसीएस हैं टोटल 9 पेपर को हमने एनालाइज किया है, और उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री का एरिया को छांट के हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन बीपीएससी में इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे। सो प्लीज प्रिपेयर दिस टॉपिक्स वेरी नाइसली, और बहुत अच्छे से प्रिपेयर आप करिएगा। पूछ रहा है कि गदर पार्टी जो है, गदर रिवॉल्यूशन जो है, इसमें कौन इसके सदस्य नहीं थे। यहां पर यह बताना आपको जरूरी है कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बरिंदर कुमार घोष। पर इतना से आपका काम नहीं चलेगा, यहां पे हमने लिखा है कि हमको क्या बताना है। देखिए जो गदर पार्टी का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो गदर पार्टी बन रही है, गदर पार्टी का फॉर्मेशन 1913 में हो रहा है। कौन लोग फॉर्मेशन कर रहा है? जो सिख लोग हैं, यूजुअली जो कनाडा में हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हैं, उन लोग इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। कौन कर रहा है? लाला हरदयाल कर रहे हैं। पर बाद में आप देखेंगे कि इसमें सोहन सिंह बखना ऐड होते हैं, और सोहन सिंह बखना कहते हैं कि वी आर नॉट, इसको लिखो मेंस में काम देगा, ठीक है, वी आर नॉट हिंदू, ये सब एकदम मेंस में कोट कर देना है, वी आर नॉट हिंदू और सिख, आवर रिलीजन इज पैट्रियोटिज्म। तो एक जनरल कंफ्यूजन ये होता है, आवर रिलीजन इज, सीधा आया तो छाप देना अगर गदर रिवॉल्यूशन पे आया तो। देखिए इससे ये होता है कि एक कंफ्यूजन ये दूर करना है कि एक तो ये सिख लोग इसको फाउंड करते हैं और मैक्सिमम इसके मेंबर सिख लोग होते हैं, पर इसका अगर आप नेचर देखेंगे कि नेचर कैसा है गदर रिवॉल्यूशन का, तो नेचर जो आप देखेंगे कि सेकुलर नेचर है। कैसे, कहां से हमको मिलता है कि ये सेकुलर नेचर? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि गदर रिवॉल्यूशन वाज सेकुलर इन द नेचर, कमेंट, तो आप ये स्टेटमेंट से आप स्टार्ट करेंगे। जो सोहन सिंह बखना जो उसके इंपॉर्टेंट मेंबर है, उनका ये कहना है कि वी आर नॉट हिंदू और द सिख, आवर रिलीजन इज द पैट्रियोटिज्म। जब हमारा रिलीजन पैट्रियोटिज्म है तो फिर धर्म का यहां पे कहां मामला आता है? इसमें सब लोगों की भागीदारी होती है। पहली बात ये कहां पर बनता है दोस्त, तो कहां पर इसका हेडक्वार्टर होता है, उसका इन लोग नाम रखते हैं युगांतर आश्रम। और युगांतर आश्रम कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स में इसका ये रहता है। इसका रैलिंग क्राई क्या है? रैलिंग क्राई है वंदे मातरम। मतलब जो भी आप नहीं देखते चक दे, जो आदमी जब क्रिकेट में होता है तो आदमी बोलता है चक दे, सब एक साथ इकट्ठा होता है बोलता है चक दे, उसी तरह से सारे लोग इकट्ठे होते थे और रैलिंग क्राई था वंदे मातरम। ये एक वीकली पेपर निकालते थे मेरे भाई, और उस वीकली पेपर का नाम था गदर। गदर मतलब ही होता है संग्राम, और हेडक्वार्टर हमने बताया कि युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को था। ये बताना यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि रसबिहारी घोष एक गजब का नाम है, एक गजब क्रांतिकारी व्यक्ति का नाम है। ये वही रसबिहारी घोष हैं जो अपने आप को गदर पार्टी से एसोसिएट करते हैं। और 1912 में अगर आप दिल्ली आएंगे तो दिल्ली में एक कॉलेज है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जो कि बहुत नामी है। लेडी हार्डिंग जो है वो वाइसराय थे, और जो दिल्ली से कैपिटल को ट्रांसफर कर रहे थे, तो 1912 में ये डिसाइड किया जाता है कि अंग्रेजों पर बॉम्ब फेंका जाएगा। और बॉम्ब फेंकने वाले में 2 व्यक्ति थे। एक जो महान पुरुष थे उनका नाम था सचिंद्रनाथ सन्याल, और दूसरा जो नाम है, बड़ा नाम है, वो है रसबिहारी बोस। हम इससे बताना जरूरी समझते हैं कि रसबिहारी बोस एक एक्सट्रीमिस्ट नेता हैं। और एक आप देखेंगे कि आगे वाले में एक हमने क्वेश्चन डाला है रसबिहारी घोष। रसबिहारी घोष मॉडरेट नेता हैं, रसबिहारी बोस एक्सट्रीमिस्ट नेता हैं। और जब ये हार्डिंग पर बॉम्ब फेंकते हैं, हार्डिंग बुरी तरह जख्मी हो जाता है, और इसी केस को आप कहते हैं दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, हार्डिंग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है
और जब हार्डिंग बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है तो उसके बाद रसबिहारी घोष कहाँ निकल जाते हैं? जापान निकल जाते हैं। और उस समय जापान विरोधी कैंप में रह रहा है, विरोध करता है ब्रिटानिया हुकूमत की, जापानी लड़की से शादी कर लेते हैं। और उस समय जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में था कि अगर कोई जापानी आदमी से शादी कर लेता है आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, जापान की सरकार के परमिशन के बिना अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। रसबिहारी बोस यही करते हैं, जापानी लड़की से शादी करते हैं, जापान के टर्म्स अच्छे नहीं होते हैं ब्रिटेन से और उनको परमिशन नहीं देता, कभी उनको अरेस्ट नहीं कर पाता है। रसबिहारी बोस के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करते हैं जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, LEA, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। फिर ये INA में कैसे कैसे मर्ज करता है वो अलग बात हो जाएगा, तो यहां तक याद रखिएगा। ये जो बरिंदर कुमार घोष हैं ये अरबिंदो घोष के भाई हैं, और जो बरिंदर कुमार अरबिंदो घोष के भाई हैं ये भी किसके पार्ट हैं? ये गदर रिवॉल्यूशन के पार्ट नहीं हैं, ये अनुशीलन समिति के पार्ट हैं। अनुशीलन समिति की कब गठन हुई है? सतीश चंद्र बसु इसका गठन करते हैं और अनुशीलन समिति 1902 में बनती है। अनुशीलन समिति के जो इंपॉर्टेंट मेंबर हैं उसमें है प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, हेमचंद्र कनुंगो को बम का मास्टर कहा जाता है, बम बनाने का गजब इनको विधि प्राप्त था, पेरिस से बम बनाना सीख कर आए थे। ये अनुशीलन समिति के मेंबर थे। और अनुशीलन समिति के जो मेंबर हैं ये एक पत्रिका निकालते थे, अरबिंदो घोष और बरिंदर कुमार घोष। उस पत्रिका का नाम था युगांतर, और ये जो युगांतर पत्रिका है अंग्रेजी हुकूमत का बैंड बजा देता था। इतना कटाक्ष लिखता था, इतना टफ आर्टिकल लिखता था, जैसे कि आप आजकल आप देखते होंगे कि ट्रिब्यून जो है अखबार वो एकदम आज की सरकार के अगेंस्ट लिखता है। अगर आप हिंदू को देखें तो आपको लगेगा कि हिंदू सरकार के खिलाफ लिखता है, ऐसा नहीं कि केवल मोदी जी के खिलाफ लिखता है। जब कांग्रेस की भी सरकार थी तो वो बहुत विरोध में लिखता था हिंदू। ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा सा बैलेंस्ड है। तो युगांतर में लिखते हैं, एक आर्टिकल आता है कि वी 30 करोड़ इंडियन मस्ट यूज द 60 करोड़ हैंड। एक आदमी में 2 हाथ होता है तो 30 करोड़ में 60 करोड़, वी मस्ट यूज द 60 करोड़ हैंड टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। और इसको बैन करने के लिए वहाँ की सरकार बहुत कोशिश करती है। तो करेक्ट आंसर ये है कि ये तीनों मेंबर हैं गदर पार्टी के। बरिंदर कुमार घोष जो अरबिंदो घोष के भाई हैं, ही इज अ मेंबर ऑफ अनुशीलन समिति। वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। हु वाज कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द सूरत स्प्लिट? देखो इस क्वेश्चन को बनाने का मात्र मकसद ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि रसबिहारी बोस अलग हैं और रसबिहारी घोष अलग हैं, बाकी सब तो इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा गांधी कब रहते हैं? एक ही सेशन में रहते हैं और वो है बेलगाम सेशन। कब रहते हैं? 1924 में रहते हैं कि 25 में रहते हैं कि 26 में रहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बेलगाम सेशन में केवल रहते हैं। रसबिहारी घोष जो हैं, रसबिहारी घोष सूरत स्प्लिट के समय होते हैं। 2-3 आपको याद रखना होगा। 1916 वाला जो सेशन होता है जिसको आप लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, इसके जो अध्यक्षता करेंगे उनका नाम है अंबिका चरण मजूमदार। 1924 के इसको छोड़ो बता ही देते हैं। 1924 में बेलगाम सेशन में गांधी जी लीड करते हैं, ठीक है। रसबिहारी घोष जो हैं 19 सूरत स्प्लिट के समय अध्यक्षता रसबिहारी घोष करेंगे। और यहाँ पर और बताना जरूरी है कि 1908 का मद्रास सेशन जो होता है इसको भी रसबिहारी घोष ही लीड करते हैं। सूरत स्प्लिट में क्या होता है? एक विंग बन जाएगा एक्सट्रीमिस्ट का, एक विंग हो जाएगा मॉडरेट का। एक्सट्रीमिस्ट बोलेगा कि अब हमारी रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है। मॉडरेट को खुश करने के लिए अंग्रेज क्या कर देगा? मॉडरेट को खुश करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 लेकर आ जाएगा। एक्सट्रीमिस्ट को भी बताना होगा कि हम भी ताकतवर हैं, हम आपसे अलग हुए हैं, हमारा भी कुछ पावर है। एक्सट्रीमिस्ट क्या करेगा? सबसे पहला काम करेगा कि बिहार की मिट्टी उसको सपोर्ट करेगी और मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस होगा जिसको अलीपुर बॉम्ब केस बोलते हैं 1908 में। कहने का मतलब है जैसे सूरत स्प्लिट होगा, जो पहला लैबोरेटरी एक्सट्रीमिस्ट का बनेगा, जो पहला इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक्सट्रीमिस्ट के लिए बनेगा जब ये किंग्सफोर्ड पर बॉम्ब फेंकते हैं। और फिर आपको पता है प्रफुल्ल चाकी कैसे कैसे अरेस्ट होते हैं, अपना गोली लगाते हैं, वो सब हमने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार वाले वीडियो में आपको बता रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? रसबिहारी घोष। ठीक है, चलो। क्वेश्चन इज हु वाज फेमसली कॉल्ड एज गांधी बूढ़ी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त, और देखना ये आपके एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो मेरा नाम बदलना। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये है मतंगनी हजरा। आपको पता होगा कि अगर इनको गांधी बूढ़ी कहा जाता है, और 1942 का जो मूवमेंट है, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है मेरे भाई, तो क्विट इंडिया मूवमेंट वाज ऑल अबाउट व्हाट? क्विट इंडिया मूवमेंट का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर अगर आपसे पूछे
तो उसका था कि हम लोग पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बना दिए। पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब कि अगर ये सरकार है, सरकार का पुलिस है, जुडिशियरी है, सब कुछ है, तो हमने भी एक पैरेलल गवर्नमेंट बना दिया कि हमारा जुडिशियरी रहेगा, हमारा पुलिस रहेगा, हमारा सब कुछ रहेगा। तो हम जब पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनाते हैं तो जो जनता है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस एकदम परचम पर है, अपने तूफान पर है, लोग को प्रेम है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। सरकार के सिस्टम में लोग जाना बंद कर देगा और सरकार ये जो पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट में है, जो लोग बनाए हैं, यहां पर जाना स्टार्ट करेगा। तो जो सरकार धीरे धीरे अपना विश्वसनीयता खो देगी। सरकार के सिस्टम को हमने बोला कि नाउ योर सिस्टम इज थ्रोन इनटू द डस्टबिन, और हम अपने पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट पर जाएंगे और वो हमारी बात को मानेगा। जो पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनेगा दोस्त, जो सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनेगा, जैसे हम याद रखे हैं, याद रखना ऐसे आप भी, एस एस पी पी, अगर आपके पास कोई बेहतर होगा तो वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक जगह है सतारा। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सतारा में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम है सेवा दल। आपको बताएंगे कौन उसको बनाता है? नाना पाटिल। सरकार जो पैरेलल सरकार बनेगी उसका नाम है प्रति सरकार, ठीक है, प्रति सरकार। मतलब आप समझिए, सतारा जगह है महाराष्ट्र में, एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जिसका नाम है सेवा दल। मतलब ये इस चीज को इंप्लीमेंट करेगा, ये सेवा दल है, ये जुडिशरी बनाएगा, पुलिस बनाएगा, सब चीज को इंप्लीमेंट करेगा। कौन उसको लीड कर रहा है? नाना पाटिल। पी है, और उस सरकार का क्या नाम रखा गया? प्रति सरकार। जैसे कि जो कांग्रेस की सरकार थी उसको आप कौन सा नाम रखे थे? यूपीए सरकार। जो मोदी जी की सरकार, इसका क्या नाम है? एनडीए सरकार। उसी तरह से प्रति सरकार नाम था। अगर हम लोग बलिया की बात करें तो बलिया में कौन लीड कर रहा था? चित्तू पांडे। तालचर जो उड़ीसा है वहां पर कौन लीड कर रहा था? लक्ष्मण नायक। जो पैरेलल गवर्नमेंट है उसको लीड कर रहे थे लक्ष्मण नायक। अब देखो, तामलुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तामलुक कौन से जिला में है दोस्त? तामलुक जो है मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट बंगाल में है। तामलुक में जो लीड कर रहे हैं उनका नाम है सतीश सावंत। सतीश सावंत जी लीड कर रहे हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनाते हैं उसका नाम है विद्युत वाहिनी, ठीक है, जो इंप्लीमेंट करेगा। तो आदमी बोलता है कि विद्युत वाहिनी के लोग से जाकर मिल लीजिए, वो पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट चला रहे हैं। सरकार का नाम क्या रखते हैं? उस सरकार का नाम है जातीय सरकार। अब क्या होता है कि जब तामलुक में ये स्थिति बनती है तो आपको ये पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कैसा है? एक वायलेंट मूवमेंट है, एक गांधी जी का मूवमेंट। ये मूवमेंट अकेला अपवाद है जिसमें गांधी जी भी बोलते हैं कि तुम लोग वायलेंस, अगर मैं अरेस्ट हो जाता हूं तो आप अपना रास्ता खुद प्रशस्त कर लीजिएगा, अपना रास्ता खुद तय कर लीजिएगा। ये 70 साल 75 साल की महिला जो गांधीयन आइडियोलॉजी की हैं, लोग कहता है कि माता अब हम लोगों को रास्ता आप दिखाइए। ये 70 साल 75 साल की महिला जो युवाओं को, झुंड को लीड कर रही हैं, इनको कहता है कि जो तामलुक पुलिस स्टेशन है वो ब्रिटानिया हुकूमत की प्रतीक है, और ब्रिटानिया हुकूमत वहीं से शासन करता है और वहीं से अत्याचार ढाता है हम लोग पर। हम लोग पुलिस स्टेशन पर चलेंगे और पुलिस स्टेशन पर अपना तिरंगा लहरा देंगे। पुलिस स्टेशन पर जब तिरंगा लहराने की बात आती है, आप हाथ में झंडा देख रहे होंगे मतंगनी हजरा का। एक 70 साल 75 साल की वृद्ध औरत जो गांधीयन आइडियोलॉजी को मानने वाली है, वो आगे बढ़ती है। 70,000 80,000 भीड़ होती है, पुलिस बोलती है रुको, मतंगनी हजरा नहीं रुकती हैं और बोलती है कि अब तो तिरंगा आपके पुलिस स्टेशन पर लगेगा, क्योंकि डू और डाई का नारा है, भारत को छोड़ने की बात उठती है। मतंगनी हजरा आगे बढ़ती हैं, पुलिस अपनी नाल खोलती है, बैरल से गोली चलता है, 3 गोली मतंगनी हजरा को लगता है। पर फिर भी मतंगनी हजरा इतनी बहादुर महिला हैं कि मतलब वीमेन इंपावरमेंट की गजब के प्रतीक हैं। पर ऐसे लोगों के ये सब अनसंग हीरोज हैं, इनके बारे में हमें नहीं पता है, हमें जानकारी होनी चाहिए। मतंगनी हजरा को 3 गोली लगने के बावजूद भी लड़खड़ाते हुई, गिरती हुई जाकर पुलिस स्टेशन के सामने तिरंगा लहरा देती हैं, और जो जमीन पर जहां पर ब्रिटानिया हुकूमत का झंडा था उसको उखाड़ फेंकती हैं और तिरंगा गाड़ देती हैं। आज भी अगर आप कलकत्ता जाएंगे तो हर चौक चौराहे पर मतंगनी हजरा का फोटो मिलेगा, और ये सब वो महिलाएं हैं जिनके सामने हमारा माथा झुकना चाहिए, जिनके कारण हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। विच इज इनकरेक्ट अबाउट द क्रिप्स मिशन? देखो दोस्त, क्रिप्स मिशन से क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा। क्रिप्स मिशन को अच्छे से तैयार कर लो, और कोई उपाय आपके पास नहीं है, क्रिप्स मिशन से एकदम क्वेश्चन मिलेगा। देखिए अगर अभी डेट में, देखिए हम डेट वेट याद नहीं करते हैं,
निखिल भाई, अगर कोई भी डेट में कन्फ्यूजन होगा तो निखिल भाई जो आपको वीडियो में बताए हैं वो सही माना जाएगा, क्योंकि देखो यार हम फ्लो से चलते हैं। एग्जाम में हमको याद है कि पहले ये इवेंट हुआ, पहले ये इवेंट हुआ, पहले ये इवेंट हुआ, पहले ये इवेंट हुआ, हम उसी से करते हैं, हमको डेट याद नहीं रहता है। तो अगर कन्फ्यूजन होगा तो जो निखिल सर वीडियो में बताए हैं उसको आप सही मान लीजिएगा। तो क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आएगा, ठीक है। 22 मार्च क्या है क्रिप्स मिशन में? अब देखो 42 आ गया तो तुरंत आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, अंग्रेज क्या कहो है डिफेंसिव है, अंग्रेज चाह रहा है कि भारत मेरे साथ चले। यहां पर 2-3 चीज को याद रखो। इसके पहले अगस्त ऑफर आ चुका है अपने पास। अगस्त ऑफर कब आ रहा है? 1940 में लिनलिथ को लेकर आ रहा है। क्रिप्स मिशन कब आ रहा है? 1942 में। इस समय दोनों के समय कौन है वाइसराय? लिनलिथ को हमको लगता है कि 1936 से लेकर 43 तक रहा है या 44 तक रहा है। इसमें 2 चीज याद रखिएगा कि लिनलिथको के समय ही क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, इतना तो हमको पता है। देख लीजिएगा कि 43 तक है कि 44 तक है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसराय कौन रहा है? वो भी लिनलिथको रहा है, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसराय रहा है। तो देखिए, हम हमेशा बोलते हैं कि जो भी ट्रांजिशन होगा मेरे दोस्त, वो बहुत ही स्लो ट्रांजिशन होता है कोई भी चीज़ का। हम लोग क्या कह रहे हैं? अगस्त ऑफर में वो लेकर आएगा। 1940 में वर्ल्ड वार चल रहा है, वर्ल्ड वार चल रहा है तो चाह रहा है कि भारत हमारे साथ सपोर्ट करे। अगस्त ऑफर में कहेगा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? देखिए, हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में हैं तो हम क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं। पर इंडिपेंडेंट किस हद तक हैं? पैसा बाबूजी दे रहे हैं तो इंडिपेंडेंट तो हैं, पर आंसरेबल किसको हैं? बाबूजी को हैं। आई एम द डोमिनियन ऑफ माई फादर। इंडिपेंडेंट सब कुछ है, गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सब कुछ है, पर आई एम डिपेंडेंट, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द पापा। अब देखिए, हांगकांग एक जगह है, वो इंडिपेंडेंट देश है, पर उसकी जो नट है, नकेल है, वो किसके हाथ में है? चीन के हाथ में है। तो इसको आप एग्जैक्टली डोमिनियन तो नहीं कहेंगे, पर समझने के लिए आपको समझ में आ रहा होगा कि पावर उसके पास है। आप सब काम इंडिपेंडेंटली करेगा, पर आपको मेरे अंदर प्रभुत्व रहेगा। कैसे प्रभुत्व रखेगा? इसका मतलब आपका मानते हैं कोई डिफेंस वाला चीज है, वो बोलेगा कि आपका डिफेंस मेरे हाथ में रहेगा। आपका कम्युनिकेशन मतलब कुछ ना कुछ पेज फंसा देगा जिसमें आप उस पर डिपेंडेंट रहिएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट भी है पर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। दिस इज कॉल्ड एज द डोमिनियन। तो अगस्त ऑफर में लिनलिथको कहता है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस नियर फ्यूचर में देंगे, आने वाले भविष्य में हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। भारत के नेता लोग क्या कहेंगे? तुम क्या बात कर रहे हो यार, डोमिनियन स्टेटस की तुम बात कर रहे हो? ये बताओ कि हम 1929 में पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं और तुम हमको अभी डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हो। मतलब दिस इज मतलब इसको क्या कहेंगे? दिस इज शॉकिंग। फिर क्रिप्स मिशन आएगा तो क्रिप्स इस मिशन में कहेगा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वार देंगे। देखिए, दोनों में अंतर आप समझिएगा। उसमें क्या कह रहा है कि नियर फ्यूचर, भविष्य में देंगे, ये कह रहा है कि आफ्टर द वार हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। और अगस्त ऑफर में क्या कह रहा है? अगस्त ऑफर में ये कह रहा है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंसल्टेटिव बॉडी बनाइए। मतलब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जिक्र कहां होती है, परिकल्पना कहां होती है? आंसर इज अगस्त ऑफर। पहली बार डोमिनियन स्टेटस की बात कहां होती है? अगस्त ऑफर। अब आप देखिए, क्रिप्स मिशन में ये क्या कहेगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाइए, तुरंत बनाइए। वो बोलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंसल्टेटिव बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी की नहीं बात कर रहा है, बोल रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन वाली बॉडी बनेगी। इस पर हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। क्रिप्स मिशन में क्या कह रहा है? 2 साल बाद आ रहा है, कह रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाइए, उसकी प्रारूप तय कर रहा है। बोल रहा है कि उस समय 2 सिस्टम था, एक तो था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और एक था प्रिंसली स्टेट, जैसे निजाम उजाम था, जो ग्वालियर के जो महाराजा, जिसके आप ज्योतिरादित्य सिंधिया आजकल बहुत पवित्र हो गए हैं, वॉशिंग मशीन से निकल गए हैं, तो अब तो वो अंग्रेज भक्त भी नहीं रहे। ये जितना प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये जितने लैंडलॉर्ड्स हैं, ये सब वो लोग हैं जो अंग्रेजों की गुलामी किए हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, इनकी भक्ति मत कीजिए। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों का चाटुकार था, पत्तलकार था। इन लोग अंग्रेजों की, जो आज गांव में देखते हो मैं जमींदार हूं, अरे तुम्हारे पूर्वज चमचई किए हैं अंग्रेजों का। सीधी सी बात, इस चीज को याद रखिएगा। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था, जो प्रोविंस था, वहां पर जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये क्या बोलता है क्रिप्स मिशन की यहां से जो लोग चुनकर आएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रहेगा, यहां से लोग इलेक्ट होकर आएंगे। अब देखिए, और जो प्रिंसली स्टेट है, जो इनका चमचा है, जो इनका
जो ये थूकते हैं और उसको चाटता है जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो ये निज़ाम है, जो एक ग्वालियर का राजा है, महाराजा है, इन लोग के बारे में बोलता है कि यहाँ से चुनाव नहीं होगा, यहाँ से लोग नॉमिनेट होकर आएंगे। वाह रे वाह, देखिए इसका खेल। गांधी जी क्या बोलते हैं, थ्रो दिस इनटू द डस्टबिन। गांधी देश का अगर सबसे बड़ा कोई नेता है, आप मानिए, आपको जितना सिलेबस में फैला जा रहा है व्हाट्सएप में, आप मानिए या नहीं मानिए, देश गांधी का देश है, यह देश नेहरू और पटेल का देश है, कितना भी तुम सिलेबस ठेल लो। वो बोलते हैं कि दिस विल बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन, और गांधी जी कहते हैं ये नेहरू स्टेटमेंट गलत है दोस्त, ये गांधी जी का स्टेटमेंट है कि इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ द बैंक लार्जली फेलिंग। बोल रहा है तुम डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हो, 1929 में पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, तो ये जो तुम चेक इशू कर रहे हो ना बउआ, इट इज अ चेक ऑफ अ बैंक विच इज लार्जली फेलिंग। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस। डोमिनियन स्टेटस अपने घर रखो। दूसरी बात है, इट प्रपोज द डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वार, करेक्ट स्टेटमेंट है। कंस्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी वुड हैव द मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम बोथ द प्रोविंशियल एंड द प्रिंसली स्टेट। नो, प्रिंसली स्टेट से वो क्या कहता है कि तुम वहां पर नॉमिनेट होके आना, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से कहता है कि तुम चुनाव जीत कर आना। ठीक है, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट हम लोगों ने देख लिया, और इसी से क्वेश्चन दोस्त आएगा। दूसरी बात, एक चीज और देखिए कि अगस्त ऑफर में एक चीज की वो और बात करता है। वो नालायक आदमी कहता है कि जो भी अंग्रेज से मामला आएगा उसमें मुस्लिम लीग को वीटो पावर रहेगा। गांधी जी बोलेंगे क्यों मुस्लिम लीग को वीटो पावर रहेगा, तो बोलेगा कि मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। वाह, गांधी जी बोलेंगे कि अपने पास रखो। जो क्रिप्स मिशन आएगा, इस चीज को पता होना चाहिए कि जो क्रिप्स है वो नेहरू का बहुत अच्छा दोस्त है, नेहरू की बहुत इज्जत करता है। तो इसमें कहता है, पर वो है तो अंग्रेज, जो ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, वहां के पार्लियामेंट को। वो क्रिप्स मिशन में कहता है कि जो भी राज्य, अगर जो हम कानून बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, उससे आप सहमत नहीं हैं, तो आप हमसे एक सेपरेट डील साइन कर लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, सेपरेट डील का मतलब है कि मानते हैं कि निज़ाम को पसंद नहीं आ रहा है, तो निज़ाम एक सेपरेट डील साइन कर लेगा ब्रिटिश हुकूमत से। बिहार को समझ में नहीं आ रहा है तो एक सेपरेट डील साइन कर लेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खानदान को नहीं पसंद में आ रहा है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का खानदान, हमको ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में था तब भी उसको गाली देते थे, भाजपा में है तो भी गाली देंगे, आप तो रोक नहीं सकते हमको, वो तो मेरा टेस्ट है, क्योंकि सारे सब प्रिंसली स्टेट वाला राजा महाराजा सबको अंग्रेज का सब वंशज है। अब देखो, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला जो ग्रुप है ये हमसे अकेले साइन कर लेगा, ये सब अंग्रेज के पत्तलकार हैं। भाई अगर ऐसा हो जाएगा तो अपना देश क्या बन जाएगा, एक बल्कनाइज्ड स्टेट बन जाएगा। छोटे छोटे जो देश हैं विल हैव अ लार्ज, यूरोप में आप देखते हैं छोटा छोटा देश है भाई, बल्कनाइज्ड स्टेट बन जाएगा। गांधी जी और नेहरू इस चीज़ का विरोध करते हैं कि अगर आपसे पूछे कि विच मिशन लीड टू द बल्कनाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ बल्कनाइजेशन, तो कंसेप्ट ऑफ द बल्कनाइजेशन क्रिप्स मिशन लाता है। वो बोलता है कि सेपरेट हमसे एग्रीमेंट साइन कर लीजिएगा, तो ये भी एक गलत स्टेटमेंट है, और इसी मिशन को कहा जाता है इट इज़ डेड एज डोरनेल। ठीक है, आप जो ये प्रस्ताव लेके आ रहे हैं ना, ये कोई काम का नहीं, इट इज़ डेड एज अ डोरनेल। काफ़ी है इतना। हु वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द बिहार सोशलिस्ट पार्टी। सिंपल क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी से कौन एसोसिएटेड नहीं है। अगर आपने बिहार, जो नए लोग हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार जरूर कर लो यार, क्योंकि वो जहाँ पे वो कोर्स 10-10 हज़ार रुपया में लोग बेच रहा था, उसको हम लोगों ने फ्री कर दिया है। और अभी जो CDPO का कोर्स एग्ज़ाम हुआ है, BPSC का एग्ज़ाम हुआ है, आप क्वेश्चन पलट कर देखिएगा और वीडियो देखिएगा। हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में एक मैसेज का रिप्लाई करते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं मैच करेगा तो गाली देना यार, कर लो उसको, नहीं तो यू विल पे हेवली। कौन हु वाज नॉट एसोसिएटेड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। जो सारे लोग हैं ना, दे ऑल आर एसोसिएटेड विद द बिहार सोशलिस्ट पार्टी। महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गठन कैसे होती है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं, रिवाइज करा देते हैं। बताएंगे क्या, ये तो बताया हुआ है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गठन कब हो रही है, बिहार की बात कर रहे हैं, 1931 में गठन हो रही है। कहाँ पर हो रही है, गंगा प्रसाद सिन्हा के घर पर हो रही है। कैसा मीटिंग है, इनफॉर्मल मीटिंग है। उसमें कौन कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, जयप्रकाश नारायण, राहुल संकृत्यान, ये सब बैठकर बोलते हैं कि हम लोग एक सोशलिस्ट पार्टी बनाना चाहिए। इस सोशलिस्ट पार्टी, बिहार एक लेबोरेटरी है जिसने उस बिहार के भभूत की मिट्टी को, भभूत को समझकर माथे पर लगाया है, वो भगवान शंकर बना है, चाहे वो गांधी हो चाहे जयप्रकाश नारायण हो। इनफॉर्मल मीटिंग होता है 1934 में, ऑल इंडिया, इसी का एक देश स्तर पर बनाया जाता है, ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी। अध्यक्ष कौन रहेंगे, आचार्य नरेंद्र देव।
जनरल सेक्रेटरी कौन रहेंगे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण रहेंगे। यहाँ पर 2-3 चीज़ आपको बताना महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी का 2-3 बड़ा नाम है। एक जो बड़ा नाम है उसका नाम है यूसुफ महरैली। ये यूसुफ महरैली वही है दोस्त जो क्विट इंडिया का नारा देते हैं, गांधी का नारा नहीं है। यूसुफ महरैली का नारा है क्विट इंडिया, उन्हीं का नारा है साइमन गो बैक। ये बहुत ही कैची स्लोगन देने के लिए नामी थे, ठीक है, यूसुफ महरैली। दूसरा एक बड़ा नाम है बसम सिन्हा, ये भी बहुत बड़े सोशलिस्ट नेता हैं। तो आपसे कभी जब पूछ सकता है कि कौन कौन सोशलिस्ट पार्टी से एसोसिएटेड हैं तो क्लब कर लीजिएगा। यहाँ पर एक नाम बहुत अच्छा है, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु साहित्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। सबसे बड़ा रचना हिंदी साहित्य का है गोदान। जो सेकंड बड़ा रचना है उसका नाम है मैला आंचल। जो पुराने लोग हैं वो बोल रहे हैं कि सर आप तो रिपीट कर रहे हैं, तो लो तुम्हारे लिए कुछ नया चीज़ दे देते हैं ताकि तुमको मज़ा आ जाए। देखिए, एक 1966 में पिक्चर बनती है, उस 1966 में पिक्चर बनती है, उसका नाम है तीसरी कसम। इसमें कौन एक्टिंग कर रहे हैं? अगर हमको याद सही है तो राज कपूर का एक्टिंग करते हैं और वहीदा रहमान एक्टिंग करती हैं। ये जो तीसरी कसम पिक्चर बनती है ये फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचना है उसका नाम है मारे गए गुलफाम। ये सब पूछ सकता है आपसे, किसकी रचना है? मारे गए गुलफाम। इसी कहानी पर, इसी नॉवल पर बेस्ड है तीसरी कसम। अभी 2017 में एक पिक्चर आई है जिसका नाम है पंचलाइट। पंचलाइट किसकी रचना है? पिक्चर का भी नाम है पंचलाइट। पंचलाइट जो है नोवेल है फणीश्वर नाथ रेणु की। और भी अगर आप देखेंगे, अच्छा, इनका जो मैला आंचल है ये अब इतना फेमस हो गया है कि इसको जापान में, इसको जापानी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। ये करंट का न्यूज़ है दोस्त। इसका नाम है दोरोना सुशी। दोरोना सुशी, इसको एकदम याद रखिएगा, एकदम आपसे पूछ लेगा। दोरोना सुशी जापानी भाषा में किस भाषा का परिवर्तन, किस नोवेल का ट्रांसलेशन है? मैला आंचल का है, जापानी भाषा में है। इनका और 2-3 रचना देख लो। एक है बट बाबा। बट बाबा इनका पहला रचना है फणीश्वर नाथ रेणु का। दूसरा है पहलवान की ढोलक, ठीक है, इस पर एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, पहलवान की ढोलक, ठीक है। फिर पद्मश्री लौटाते हैं, बहुत तरह का चीज़ है यार, उसको बाद में बताएंगे, है ना। उस पर एक वीडियो बनाएंगे कि पद्मश्री कैसे लौटाते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, मंकी पार्क का स्थापना होता है, 500 चीज़ें। हु हैज़ रिटन द बुक तथागत एंड अम्बापाली। ये हम आपको फैक्ट दिए हैं। देखो, टेस्ट में अगर आपको नया चीज़ नहीं मिल रहा है, आप अपने नोट्स को नए अपडेट नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। राम वृक्ष वेणुपुरी वाला जो आप जाइएगा पेपर एंड मैगजीन में, उसमें हम आपको बहुत सारा चीज़ लिखाए हैं, उसमें इसको जरूर जोड़ लीजिएगा। राम वृक्ष वेणुपुरी की रचना में आपको हम क्या लिखाए हैं? लाल तारा, पतितों का देश, कैदी की पत्नी, माटी की मूर्ति, ये सारा चीज़ राम वृक्ष वेणुपुरी की है। पर ये दोनों रचना अभी लगातार न्यूज़ में था, इसको पूछ सकता है, इसको आप ऐड कर लीजिएगा। राम वृक्ष वेणुपुरी का जन्म हुआ है बेनीपुरी गांव मुजफ्फरपुर में, और राम वृक्ष वेणुपुरी परम मित्र हैं जयप्रकाश नारायण के। और जब सॉल्ट, इनका सबसे महत्वपूर्ण रोल है जो नखास पिंड में जो सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया जा रहा था, तो 23 अप्रैल 1930 को जो आदमी सक्सेसफुल होते हैं सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने में, उनका नाम है राम वृक्ष वेणुपुरी। कहाँ पर ब्रेक करते हैं सॉल्ट लॉ को? ये सब जाके मॉडर्न हिस्ट्री वाला वीडियो में आप देख लीजिएगा, जो नए लोग हैं उसमें बहुत डिटेल में हम लोगों ने बताया है। पटना में एक जगह है नखास पिंड, वहाँ पर ब्रेक करते हैं सॉल्ट लॉ को और उनको अरेस्ट करके पटना के बांकीपुर जेल में भेज दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो राम वृक्ष वेणुपुरी, और इनका बहुत योगदान रहा है। आगे आगे आप देखिएगा, सोशलिस्ट नेता हैं, अभी आपको ऊपर में बताए हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी से हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं जेपी के। वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन ऑन राम वृक्ष वेणुपुरी व्हेन वी आर स्टडिंग द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, सो विल कट इट शॉर्ट क्योंकि हमको 30 क्वेश्चन डिस्कस करना है। हु अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट वाज नॉट लेड बाय द महात्मा गांधी? देखो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको नहीं पता होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट में तो गांधी जी बहुत पहले ही अरेस्ट हो जा रहे हैं। गांधी जी तो 8 अगस्त को ही अरेस्ट हो जा रहे हैं। और क्विट इंडिया मूवमेंट कौन लीड कर रहा है? देश का किसान लीड कर रहा है, देश का स्टूडेंट लीड कर रहा है, देश का आर्टिजन्स लीड कर रहा है, देश का आम जनमानस लीड कर रहा है। इसको गांधी जी नहीं लीड करते हैं। आंदोलन स्टार्ट होने के तो पहले ही गांधी जी अरेस्ट हो जा रहे हैं, तो लीड कहां से कर रहे हैं? इसी क्विट इंडिया मूवमेंट को आप अगस्त रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द अगस्त रिवॉल्यूशन। यहां पर बताना आपको बहुत जरूरी है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन कौन सपोर्ट नहीं किया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा
तो जो ये आज आरएसएस की जो संगठन है, आरएसएस जो आज राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देता है, जब देश के आंदोलन में अगर सबसे बड़ा कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट है मेरे दोस्त, जो क्रांति का इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है क्विट इंडिया मूवमेंट। उस समय आरएसएस ने सपोर्ट नहीं किया, मुस्लिम लीग ने देश को सपोर्ट नहीं किया, और ये जो वामपंथी जो हंसुआ छाप लेकर घूमता है सीपीआई वाला, इससे भी पूछना होगा कि जब देश का इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, जब क्विट इंडिया मूवमेंट, उस समय तुम कहां थे? सीपीआई उस समय अंग्रेजों के साथ था, क्योंकि ये बोल रहा था कि अंग्रेज रसिया वगैरह सब साथ में मिले हुए हैं। कौन चल रहा है 1942 में? वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा है। वर्ल्ड वार सेकेंड में सीपीआई चुप था, उसके चरित्र पर धब्बा है। आरएसएस जो सर्टिफिकेट बांटता है उसके चरित्र पर धब्बा है कि वो क्विट इंडिया मूवमेंट में अंग्रेजों के साथ था। क्योंकि अगर सच और गलत की लड़ाई हो रही है, पूरा देश इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ है, गांधी के साथ है, नेहरू के साथ है, पटेल के साथ है, राजेंद्र प्रसाद के साथ है। हम लोग जेल जा रहे हैं, इन लोग उस समय चुप्पी साधे हुए था और अंग्रेजों के साथ मौन समर्थन दे रहा था। तो आप सर्टिफिकेट नहीं बांटिएगा। यह देश गांधी का देश है, नेहरू का देश है, पर आपके चरित्र पर, आपके चलन पर धब्बा है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट में आपने सपोर्ट नहीं किया है। ये सारा जो वामपंथी हंसुआ लेकर जो गरीब की बात करता है और किसान की बात करता है, उस समय इसको रसिया पहले प्रिय था, बाद में इंडिया प्रिय था। वामपंथी का ये इतिहास है। अभी अगर आप बोलेंगे, देखो दोस्त, पहले किताब खूब पढ़ो। अभी अगर बहस करना चाहते हैं तो कभी आना हवेली पर, ठीक है? अभी एक किताब पढ़ रहे हैं, उसका नाम है विक्रम संपत। विक्रम संपत अभी एक सावरकर पर किताब लिखे हैं, तो सावरकर को भी जानो। अगर राइट विंग में हो तो सावरकर को जानो, अच्छे से पढ़ो। हम लोग तो गांधी को पढ़ने वाले लोग हैं, हम तो पटेल का किताब पढ़ते हैं, नेहरू का किताब पढ़ते हैं, पर अभी विक्रम संपत की भी किताब पढ़ रहे हैं। तो अगर आप राइट विंग के हैं तो आपको पूरा हक है, आप राइट विंग के रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा हम लोग को रेशनल होकर चलना है। ऐसा नहीं कि गांधी जी हर काम अच्छा किए हैं, गांधी जी बहुत काम गड़बड़ भी किए हैं, ऐसा नहीं है। गांधी जी, नेहरू भी बहुत काम गड़बड़ किए हैं, पटेल भी बहुत काम गड़बड़ किए हैं, ऐसा नहीं। तो बहुत ऑब्जेक्टिव होकर काम करना है, पर यह भी गड़बड़ किया है, ये भी बहुत अच्छा नहीं काम किया है। तो कमियां दोनों में हैं, गांधी में भी कमी है, गांधी भगवान नहीं है, नेहरू में भी कमी है, पटेल में भी कमी। पर किताब पढ़ो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो मटेरियल ठेला जा रहा है ना, तो जब आप व्हाट्सएप मटेरियल से ठेला हुआ मटेरियल से बात करेंगे ना, तो आपको जो आपका चौक पर जो पान खा के दांत में सीख घुरते रहता है, उस तरह की बात करेंगे, तो उस तरह से आपका कल्याण नहीं होगा, है ना? तो राइट विंग की किताब पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय द महात्मा गांधी? इसका करेक्ट आंसर है, सब जो किताब दिया हुआ है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ किताब है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का मुख्य मकसद क्या है। यहाँ पर मुख्य मकसद है कि मैं आपको ये बता दूँ कि जब गांधी जी यरावदा जेल में थे, अभी एक स्टार्ट हुआ है जेल टूरिज्म, बहुत न्यूज़ में था, इसलिए ये क्वेश्चन को डाला गया है। महाराष्ट्र की सरकार ने स्टार्ट किया, बहुत ही अच्छा स्कीम था, उद्धव ठाकरे जी का सरकार था, उन्होंने स्टार्ट किया था जेल टूरिज्म। जेल टूरिज्म में आप देखिएगा कि यरावदा जो जेल है पूना में, यहाँ पर पूना पैक्ट भी हुआ है गांधी और अंबेडकर जी में, पूना पैक्ट हुआ है यरावदा जेल में। तो यरावदा जेल दोस्त क्या है, आज के डेट में इतिहास है, वहाँ पे गांधी बन रहे हैं। तो यरावदा जेल के बारे में स्टूडेंट को भेजा जाता था कि देखो भाई, यहाँ पे गांधी जी थे, एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसको आप जेल टूरिज्म कहते हैं। तो जेल टूरिज्म महाराष्ट्र की सरकार ने स्टार्ट किया था। तो यहीं पर गांधी जी लिखते हैं सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, यहाँ पर गांधी जी गीता पढ़ते हैं, यहाँ पर गांधी जी बाइबल पढ़ते हैं, यहाँ पर गांधी जी कुरान पढ़ते हैं। और उन सब किताबों के बारे में जो एंशिएंट माइथोलॉजी की किताब है, माइथोलॉजी की किताब है, उसको डिकोड गांधी जी करते हैं और अपने भाषा में गांधी जी उसको लिखते हैं, जिसका नाम है सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो आपको पता होगा, हिंद स्वराज पता होगा, की टू हेल्थ आपको पता होगा, ये अगर नहीं पता होगा तो ऐड कर लीजिएगा। देखो भाई, हम जितना गांधी को मानने वाले हैं उतना ही सुभाष चंद्र बोस के फैन हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर आप देखिएगा तो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है। सुभाष चंद्र बोस किसके साथ हैं? जापान से सहयोग लिए हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं कि एक बनाए हुए हैं इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी को जापान के सहयोग से वो बर्मा में पहले रखते हैं। बर्मा आज के डेट का म्यांमार, बर्मा से होते हुए नॉर्थ ईस्ट में घुसते हैं और इम्फाल पहुंच जाते हैं। इम्फाल से पहुंचने के बाद इनका टारगेट कहां है कि असम में इंटर करेंगे, और असम में इंटर करने के बाद दिल्ली कूच कर जाएंगे। बैक एंड में सहयोग कौन कर रहा है? जापान। विरोध किसके साथ है जापान का? ब्रिटेन हुकूमत से, तो सपोर्ट कर रहा है। जब ये असम में पहुंचते हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। उस समय जापान हार जाता है वर्ल्ड वार 2। जब जापान हार जाता है तो जो जितने इंडियन नेशनल आर्मी के लोग थे, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अंग्रेज कह रहा है कि इन पर देशद्रोह का आरोप लगाओ। वही देशद्रोह का आरोप जो आज की सरकार के खिलाफ आप बोलिए तो बोलता है आप देशद्रोही हैं।
आप पर तुरंत लगा देता है सेडिशन, देशद्रोह का लगा दिया जाता है 20,000 INA सोल्जर्स पे। और दोस्त, जब INA सोल्जर्स पे 20,000 को अब जब ट्रायल किया जाता है, तो जो पहला ट्रायल होने लगता है तो उसमें प्रेम सहगल, धिल्लन, 3 आदमी, सरफराज खान। तो मैंने कहने का मतलब है कि उसमें एक हिंदू रहता है, उसमें एक सिख रहता है, उसमें एक मुसलमान रहता है। आपसे मुसलमान और सिख कभी कम नहीं लड़ा, किसी हिंदू से कम नहीं लड़ा है। इसीलिए जब जिस देश में आप उसको एक द्वयम दर्जा का नागरिक का पद देते हैं, वो विरोध करता है। देश के दलित को आप द्वयम दर्जा का जब आप उसको स्टेटस देंगे, विरोध करेगा। देश के OBC को आप बोलेंगे कि फॉरवर्ड सबसे ऊपर है और बैकवर्ड सबसे नीचे है, विरोध करेगा। यह देश में जितना आपका हक है, इस स्वतंत्रता संग्राम में जितना हिंदू लड़ा, जितना मुसलमान लड़ा, जितना राजपूत लड़ा, उतना ही बनिया लड़ा, उतना ही शूद्र लड़ा, उतना ही देश का आदिवासी लड़ा, आपसे कभी कम नहीं लड़ा है। उसको आप द्वयम दर्जा के नागरिक के रूप में रखेंगे तो विरोध करेगा, और उसको पूरा हक है विरोध करने का। तो अगर प्रेम सहगल ने सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हुए, तो यहाँ पे सरफराज खान भी तैयार था। तो जब INA का ट्रायल होने लगा, तो INA के ट्रायल में लोग बोलता है सुभाष चंद्र बोस, उस समय का, अभी आपको पता है देश का सबसे बड़ा मतलब बेस्ट लॉयर है हरीश साल्वे। तो उस समय का हरीश साल्वे था भुल्ला भाई देसाई। भुल्ला भाई देसाई को बोला गया कि जो 20,000 का लोग का जो ट्रायल होगा साहब, आप इसको लीड करिए। तो वकील का जो दल होता है जिसको लीड करते हैं, ही लीडेड द एज ए डिफेंस काउंसिल लीड करते हैं INA ट्रायल में। इसको आप रेडफोर्ड ट्रायल या इसको INA ट्रायल भी बोलते हैं, है ना, इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल। भुल्ला भाई देसाई लीड करते हैं। भुल्ला भाई देसाई को सपोर्ट कौन करता है? कैलाशनाथ काटजू, असफ अली, जवाहरलाल नेहरू। उस समय जवाहरलाल नेहरू वकालत छोड़ चुके थे, पर INA ट्रायल में जवाहरलाल नेहरू पुनः कोर्ट लेते हैं। बोलते हैं कि आज जवाहरलाल नेहरू चुप नहीं बैठेगा, आज जवाहरलाल नेहरू उतरेगा। और भुल्ला भाई देसाई के अंदर इन लोग केस लड़ते हैं, केस जीतते हैं, और जो लोगों को फांसी देना था फांसी नहीं दिया जाता है। दोस्त, जब भी दिल्ली आओ तो रेड फोर्ट वगैरह जाकर घुमा करिए। आप लोग दिल्ली में जाते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, गर्लफ्रेंड देखो, जब भी गर्लफ्रेंड बनाओ या लड़की जब बॉयफ्रेंड बनाओ, तो यार लड़की कहाँ जाएगी? मॉल। ऐसा बना के बलाए लेकर कहाँ घूमोगे रे भाई? वो दिन भर टिकटॉक बनाएगी कि इंटरनेट पे डाली, घूमे के पिया, बुलेट पर घुमा दी जीजा, यही वाला गाना बना के रील डालेगी, और तो कुछ नहीं डालेगी, है ना। तो लड़की का देखो चेहरा थोड़ा कम सुंदर रहेगा चलेगा, दिमाग सुंदर रखना। लड़की को भी बोल रहे हैं लड़का सुंदर कम रहेगा चलेगा, पर दिमाग ठीक रखना। यार कभी ऐसा लड़का पसंद करो जो इंटरनेशनल रिलेशंस पे तुमसे बात करे, देश की पॉलिटी पर बात करे, कभी बोले कि चलो हुमायूं टूम्ब घुमा देते हैं, कभी बोले कि चलो भाई रेड फोर्ट ट्रायल, ये इतिहास है जहाँ पर INA का ट्रायल हुआ है, चलो वहाँ पर देख लेते हैं, वहाँ का म्यूजियम देख लेते हैं। ये नहीं चलेगा कि दिन भर रॉकिंग ऑन द डांस फ्लोर, चलो आज पब चलते हैं, डिस्को चलते हैं, मॉल चलते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं। सब तरह का होना चाहिए। दिन भर रील बना रही है और रील आप देख रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा सुंदरता पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। सुंदरता कितना दिन, 1 साल 1.5 साल, उसके बाद क्या है? उसके बाद लड़की का मन अच्छा होना चाहिए, लड़का का मन अच्छा होना चाहिए, उसका विचार अच्छा होना चाहिए, थोड़ा उसका टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। कभी रेड फोर्ट घुमाए, वहाँ पे इतिहास बात करे, हुमायूं टूम्ब घुमाए, है ना। खाली मॉल घूमने से काम नहीं चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है? ये भी सब देखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग इन द कैलकाटा सेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो कैलकाटा सेशन 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर गाते हैं, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? बिशन नारायण दार कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है। रविन्द्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम टू इंग्लिश एट अदियार तमिलनाडु, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। कैसे? अगर आप देखेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक जगह जाते हैं, उस जगह का नाम है मद्दनपल्ली। आंध्र प्रदेश में एक जगह है मद्दनपल्ली, मद्दनपल्ली। यहीं पर बंगला से उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहां पर याद रखना होगा। दूसरी बात, यहां पे अदियार तमिलनाडु की बात आ गई, तो अदियार 1919 के में होता है। स्टूडेंट लोग इनको रिक्वेस्ट करता है, जो आंध्रा का स्टूडेंट रहता है उसको तो बंगला समझ में नहीं आता, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और ये उसका ट्रांसलेशन है। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसको वो लिखते हैं। आपका ये फोटो देखिए, हैंड राइटिंग कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत हैंड राइटिंग है। हमको भी अपना हैंड राइटिंग सुधारना है। अब देखिए रविन्द्रनाथ, अच्छा अदियार तमिलनाडु की बात आ गई, क्यों अदियार तमिलनाडु डाले हैं? देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ये वो लोग हैं जो अंग्रेजी लोग हैं, पर हिंदू रिलीजन से को ग्लोरीफाई कर रहे हैं।
क्यों? हिंदू रिलीजन किस चीज की बात कर रहा है? ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बात करता है। अंग्रेज सब क्या कर रहा है कि तुम लोग बैकवर्ड आदमी है, ऐसा कुछ नहीं होता ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ये वो लोग हैं जो विदेशी लोग हैं, जो हिंदू रिलीजन से, हिंदू माइथोलॉजी से प्रभावित हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो रचना, मतलब जो फॉर्मेशन होता है, वो करते हैं HP ब्लावत्स्की। ठीक है। बाद में आप देखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहां बनता है? न्यूयॉर्क में बनेगा। कब बनेगा? 1875 में। कौन ज्वाइन करेंगे तो बनेगा? कर्नल HS ऑलकूट। ये सब थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े लोग हैं। पर कर्नल HS ऑलकूट का फिर देहांत हो जाएगा 1893 के आसपास। तो जब 93 के आसपास जब इनका देहांत हो जाएगा, तो इस समय ज्वाइन कर लेती हैं एनी बेसेंट। और जो एनी बेसेंट हैं, याद रखिएगा कि पहली वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस है, होम रूल लीग से एसोसिएटेड हैं। और अभी बनारस वगैरह में जाइएगा तो एक सेंट्रल हिंदू स्कूल है, इन्हीं का फॉर्मेशन है एनी बेसेंट का। जब एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करती हैं, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक नया जोश आ जाता है, एक नया उमंग आ जाता है, और एक तरह से पुनर्जीवित हो जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट भारत में रह रही होती हैं, तो एनी बेसेंट इसका जो कैपिटल, इसका जो हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क से शिफ्ट करके अदियार तमिलनाडु में कर देती हैं। और फिर से थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर अदियार तमिलनाडु में है। अब अदियार आ गया था तो आपको बताना जरूरी था। इन विच मूवमेंट, ये निखिल भाई ने क्वेश्चन फ्रेम किया है, 3 क्वेश्चन। इन विच मूवमेंट ऑफ द गांधी जी द पार्टिसिपेशन ऑफ द वीमेन वाज मैक्सिमम? फैक्ट नुमा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कॉमन सेंस से भी निकाल सकते थे आप। अगर निखिल भाई ने तो इसको आपको डिटेल में बताया होगा, पर आप इसको कॉमन सेंस से भी लगाइए। जब हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको बताया, जब सिविल नागरिक अवज्ञा आंदोलन पढ़ा रहे थे, तो हमने एक नाम का डिस्कस किया था। उनका नाम था चंद्रावती देवी। जाकर वीडियो देखो। हमने एक और नाम डिस्कस किया, सरस्वती देवी। एक और नाम था, उनका नाम था साधना देवी। कहने का मतलब है कि इतना महिलाओं का तो नाम हमने कहीं जिक्र ही नहीं किया था जितना CDM के समय जिक्र किया था। चंद्रावती देवी कहाँ लीड कर रही थी? गया में नागरिक अवज्ञा आंदोलन को लीड कर रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, सिविल डिसोबीडियंस को। तो चंद्रावती देवी, सरस्वती देवी, साधना देवी, महिला लोग बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। विच जर्नलिस्ट accompanied गांधी जी ड्यूरिंग हिज दांडी मार्च मूवमेंट? ये हम पहले भी बता चुके हैं, पर ये रिपीटेशन है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ना। वेब मिलर। ये वेब मिलर बहुत बड़ा उस समय का पत्रकार है। ये पत्तलकार नहीं है, दोनों में अंतर है दोस्त, है ना। आज के डेट में पत्तलकार सब है, पत्रकार है, अमेरिकन जर्नलिस्ट है। जब गांधी जी दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं, तो दांडी मार्च किस लॉ के अगेंस्ट होता है? अंग्रेज को देखो, वो सॉल्ट पे भी एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम है सॉल्ट एक्ट 1882। अगर एग्जाम में पूछता है कि गांधी जी किस कानून को तोड़ते हैं, तो सॉल्ट लॉ 1882 को तोड़ते हैं। जब मुट्ठी में उठाते हैं, भेजते हैं सॉल्ट को और कहते हैं गांधी जी, ये सब मेंस में लिखना यार, एकदम मजा आ जाएगा। विथ दिस आई एम सेकिंग द फाउंडेशन, बुनियाद ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जब वो सॉल्ट लॉ को तोड़ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि विद दिस, एकदम इंट्रोडक्शन मारो ये लाइन से, कि गांधी जी इसमें कहते हैं कंक्लूजन मारो कि विद दिस आई एम सेकिंग द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। सॉल्ट लॉ को तोड़ते हैं गांधी जी। आपको पता है कि गांधी जी स्टार्ट क्या करते हैं? हमें दांडी मार्च के बारे में बहुत अच्छा से पता है। किसके थ्रू पता चलता है? वेब मिलर के मार्फत पता चलता है। गांधी जी 78 लोगों से स्टार्ट करते हैं। 12 मार्च से 6 अप्रैल चलता है, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 चलता है। कितने दिन तक चलता है? 24 दिन तक चल रहा है। कितना किलोमीटर डिस्टेंस है? 385, साबरमती से दांडी। और जब गांधी जी चलते हैं, पहले 78 पीपल से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें नहीं है मैं अकेले चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो वेब मिलर फोटो लेते हैं और जितने लोग रहते हैं वो सब खादी क्लॉथ में होते हैं और सब लोग जो है सफ़ेद कपड़ा पहने हुए हैं। इतना भीड़ रहता है कि जब फोटो लेते हैं और जब पिक्चर्स लेते हैं तो ये कहते हैं कि इट इज जस्ट लाइक अ वाइट फ्लोइंग रिवर। इसी मूवमेंट को कहता है, वेब मिलर का स्टेटमेंट है कि इट वाज जस्ट लाइक अ वाइट फ्लोइंग रिवर। लग रहा है कि जैसे नदी में पानी बहता है, उसी तरह से उजला कपड़ा पहने लोग ऐसे खड़े थे दांडी मार्च के समय, जो 78 लोगों से स्टार्ट हुआ था, कि लग रहा था कि पानी, वाइट पानी बह रहा है। तो इट वाज कॉल्ड एज द वाइट फ्लोइंग रिवर बाय द वेब मिलर।
हु लेड द फार्मर्स इन द बिहार ड्यूरिंग द नन कॉपरेशन मूवमेंट, इसमें हम कुछ नहीं बताने वाले हैं, जाकर वीडियो देखिए। स्वामी विद्यानंद इसको लीड करते हैं। बहुत लोग इसमें श्री कृष्ण सिंह मारा होगा, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है ताकि आप जाकर वीडियो देख लीजिए। भागलपुर में स्वामी विद्यानंद इसको लीड कर रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द रिसेंट, मतलब पहले से अभी तक इसको अरेंज करना है। देखो, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह कब आ रहा है? 1917 में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब आ रहा है? 1918 में। मानते हैं कि हमको तो डेट मतलब महीना नहीं याद रहता है, हमको पहले याद है कि पहले चंपारण सत्याग्रह होगा, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होगा और 3 नंबर पर खेड़ा सत्याग्रह होगा। पर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में, पर मानते हैं कि अगर जनवरी में हुआ होगा तो ये फरवरी में हुआ होगा। तो गांधी जी का ये जो है ये फ्लो है, मतलब मूवमेंट का। दांडी मार्च कब हो रहा है दोस्त? अगर आप देखेंगे कि दांडी, एक तो आप देखिए डेथ ऑफ जतिन दास। जतिन दास बहुत महत्वपूर्ण है भाई। जतिन दास इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि आप एक सेकंड इसको हमको लिख ही देते हैं। 1929 हो जाएगा, आपको आंसर निकालने में सहूलियत हो जाएगा। तो 1929 और 30 सब आप अरेंज कर लीजिएगा, कौन पहले हुआ और कौन लास्ट में हुआ। देखो, जतिन दास बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जतिन दास हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य हैं। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके भगत सिंह पार्ट हैं, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो चंद्रशेखर आजाद इसके पार्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के पार्ट है। जतिन दास 63 दिन तक हंगर स्ट्राइक करते हैं और 63 दिन के हंगर स्ट्राइक के बाद इनकी देहांत हो जाती है। मेरे दोस्त याद रखिएगा कि उस समय की जेल में कॉकरोच रहता था, कीड़ा रहता था। अभी भी जेल का वही स्थिति होगा, ऐसा तो नहीं है कि सुधार हुआ होगा, पर थोड़ा सा सुधार हुआ होगा। तो उसके खिलाफ, आप इनह्यूमन ट्रीटमेंट के खिलाफ जतिन दास विरोध करते हैं और सत्याग्रह करते हैं। 63 दिन बाद इनकी देहांत हो जाती है बिना खाए पिए। और जब इनकी लाश, इनकी जब डेड बॉडी बंगाल पहुंचती है तो सुभाष चंद्र बोस हावड़ा स्टेशन पहुंचते हैं और इस डेड बॉडी को रिसीव करते हैं और कहते हैं ही इज़ द यंग दधीची ऑफ इंडिया। दधीची किसके खिलाफ लड़ता है? डेमन्स के खिलाफ लड़ता है। तो ही इज़ कॉल्ड एज द यंग दधीची ऑफ इंडिया। अगर प्रश्न पूछे तो सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट है। किसके लिए स्टेटमेंट है? जतिन दास के लिए स्टेटमेंट है। जब मरकर उनकी लाश पहुंचती है तो अखबार में एक आर्टिकल लिखते हैं पंडित नेहरू और कहते हैं कि अनदर नेम हैज़ बीन एडेड टू द लॉन्ग एंड द स्प्लेंडेड रोल ऑफ द इंडियन मार्टियर्स। तो इस तरह का स्टेटमेंट आपको दे दिए हैं कि मेंस में कहीं भी सीधा चिपका दिया करो, उतना वक्त तो होता नहीं मेंस में लिखने में, चिपका दिया करो, है ना। तो ये नेहरू का स्टेटमेंट है जतिन दास की मृत्यु पर। ठीक है, इसको अरेंज कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है? लखनऊ सेशन ऑफ 1916 वाज हेडेड बाई अंबिका चरण मजूमदार, बिल्कुल सही है, पहले भी हम आपको बता दिए हैं। मुडिमन कमिटी वाज अपॉइंटेड इन 1924 टू लुक इनटू द इशू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है, नोट्स में क्लब कर लीजिएगा। ड्यू टू जालियांवाला बाग मैसेकर गांधी जी रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड, बाहिजात स्टेटमेंट है। ये कौन नाइटहुड अपना कौन देते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर अपना नाइटहुड को रिनाउंस करते हैं। गांधी जी क्या रिनाउंस करते हैं? कैसर ए हिंद रिनाउंस करते हैं। ठीक है, तो ये बाहिजात स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। नन कॉपरेशन मूवमेंट वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट ऑफ द गांधी जी, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ना। गांधी जी का पहला ऑल इंडिया, देखो ऑल इंडिया और इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझना होगा, है ना। तो देखिए, जो गांधी जी तो पहले ऑलरेडी कर चुके हैं 1917 में, पर 1917 वाला जो मूवमेंट है गांधी जी का, वो कौन सा मूवमेंट है? चंपारण मूवमेंट है। तो वो ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं है, वो लोकल मूवमेंट है। क्यों लोकल मूवमेंट है? केवल बिहार में वो केंद्रित है, बिहार का इशू है, तो वो लोकल सत्याग्रह है। गांधी जी का जो पहला ऑल इंडिया मूवमेंट है उसका नाम है रॉलेट सत्याग्रह। गांधी जी का पहला है रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह क्या था? रॉलेट सत्याग्रह में है कि नो वकील, नो दलील, नो अपील। ना आप वकील रख सकते हैं, ना दलील दे सकते हैं, ना आप अपील कर सकते हैं। तो ये जो कानून अंग्रेजी हुकूमत लेकर आई, उस कानून का नाम था, पूछ ले कभी जभी तो लिख लो, एनार्कियल एंड, ये जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट
1919। ये बेसिकली क्या था ना, जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट हो रहा था उसको दबाने के लिए लाया था कि आप ना अपील कर सकते हैं, ना वकील रख सकते हैं, ना दलील रख सकते हैं, मतलब सीधा आपको हम जेल में उठा के डाल देंगे, मतलब कुछ भी नहीं है। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने पहली बार रॉलेट सत्याग्रह का विरोध किया, और इसी को मॉन्टेग्यू जो है इसको बोलता है प्रिवेंटिव मर्डर है, मतलब हम प्रिवेंट कर रहे हैं मर्डर से, नालायक आदमी, प्रिवेंटिव मर्डर एक्ट कहता है, मॉन्टेग्यू कहता है, ठीक है। उसमें मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर रिफॉर्म भी तो आएगा ना बाद में, आप देखिएगा, ठीक है। तो पूछ लेता कि प्रिवेंटिव मर्डर किसको मॉन्टेग्यू ने कहा है, तो रॉलेट सत्याग्रह को कहा है, ठीक है। तो रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी इसका विरोध करते हैं, और ये गांधी जी का ऑल इंडिया पहला ऑल इंडिया सत्याग्रह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, क्योंकि हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को टिक कर दीजिएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को टिक कर दीजिएगा, नहीं हुआ तो चंपारण सत्याग्रह को टिक कर दीजिएगा, पर ऑल इंडिया सत्याग्रह का मतलब है कि पंजाब में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ, बिहार में हुआ, यूपी में हुआ, बंगाल में हुआ, मद्रास में हुआ, मतलब पूरे देश में गांधी जी ने इसका विरोध किया। तो गांधी जी का पहला ऑल इंडिया सत्याग्रह जो है वो है रॉलेट सत्याग्रह। Who has not been the president of the Indian National Congress more than once? बहुत लोग इसमें विलियम वेटरबर्न टिक किया होगा, पर अगर आपने ऐसा टिक किया है तो आप गलत हैं। इसका करेक्ट आंसर है नन और मोर देन वन, क्योंकि इसमें सब जितने लोग हैं ना वो एक बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लिया जाए। देखो, अंग्रेज बेसिकली 5 बार प्रेसिडेंट रहा है, ठीक है, पर 5 बार तो प्रेसिडेंट लोग रहा है, पर 4 आदमी रहा है। एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं जिनका नाम है जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज रहते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे, और कहाँ रहेंगे, इलाहाबाद में प्रेसिडेंट रहेंगे। दूसरा है विलियम वेटरबर्न। विलियम वेटरबर्न भी 2 बार प्रेसिडेंट रहेंगे, ये 1889 में रहेंगे और 1910 में रहेंगे। तीसरा आदमी जो बनेगा जो अंग्रेज है उनका नाम है अल्फ्रेड वेब, और जो चौथा नाम है वो है हेनरी कॉटन। तो कहने का मतलब है कि ये 4 लोग हैं, पर 5 बार रहेंगे, क्योंकि विलियम वेटरबर्न 2 बार रहते हैं, और जॉर्ज यूल बहुत बड़े भारत के समर्थक हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। जवाहरलाल नेहरू का तो आपको पता ही कि 3 बार रहेंगे। एक बार रहेंगे 1929 में, 36 में और 37 में। दादा भाई नौरोजी भी आपको लगता है कि 3 बार रहेंगे, 1886 में, ये सब याद नहीं करना है, पर याद रखना चाहिए कि कौन कितनी बार रहा है, कम से कम ये सब पता रहे। और फिर 1906 में रहेंगे। मदन मोहन मालवीय जी का तो कहना ही नहीं है। मदन मोहन मालवीय जी के बारे में एक फैक्ट को याद रखिएगा कि जो सत्यमेव जयते जो हर जगह लिखा रहता है, इसको अगर कोई फेमस करने वाले आदमी हैं तो वो है मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी वही हैं जो बनारस विश्वविद्यालय का स्थापना करते हैं, और इनको महामना कहा जाता है। कौन इनको महामना कहता है? गांधी जी इनको कहते हैं। ये भी बहुत बार कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे हैं यार, 9 में रहे हैं, 13 में रहे हैं, 19 में रहे हैं, 32 में रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बार रहे हैं प्रेसिडेंट, तो इसमें सब कोई ही रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज? महत्वपूर्ण है यार, लगातार इससे पूछता है कि सत्यशोधक समाज के कौन फाउंडर हैं। तो सत्यशोधक समाज के फाउंडर हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के बारे में याद रखिएगा कि ये किस कास्ट के हैं? बैकवर्ड क्लास के हैं, माली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और जब माली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो ये एक किताब पढ़ते हैं, वो किताब का नाम है राइट्स ऑफ। ये बोलते हैं कि कोई भी आदमी बड़ा और छोटा नहीं है, हर व्यक्ति का बराबर अधिकार है। ये जो किताब पढ़ते हैं वो थॉमस पेन की किताब होती है, और थॉमस पेन की किताब से बहुत प्रभावित होते हैं और बोलते हैं कि हमने शूद्र को बांट दिया है कि वो स्कूल नहीं जाएगा, कॉलेज नहीं जाएगा, यह एक मनुष्य होने पर धब्बा है। और 2-3 किताब लिखते हैं। एक किताब लिखते हैं जो बहुत फेमस है, आपसे पूछ सकता है, उसका नाम है गुलामगिरी, ठीक है। दूसरी इनकी जो किताब है वो है सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक। सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक, ठीक है। ये दोनों किताब सत्यशोधक समाज, इशारा है ज्योतिबा फुले के, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस हैपेंड इन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा सा आप देखिए। ये जो फोटो है बटुकेश्वर दत्त की फोटो है। देखो, इसको शॉर्ट में इसका करेक्ट आंसर तो हम पहले बता दें। अब ये सोच रहे हैं कि इसको शॉर्ट में बताएं कि लॉन्ग में बताएं, ठीक है। देखो, थोड़ा सा इसको लॉन्ग में ही बता देते हैं। भगत सिंह जो हैं बोलते हैं कि हम लोग बॉम्ब फेंकेंगे। कहाँ पे बॉम्ब फेंकेंगे? सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकेंगे, आज का पार्लियामेंट, ठीक है।
सेंट्रल असेंबली में दो आदमी इंटर करते हैं, एक इंटर करेंगे भगत सिंह और दूसरा इंटर करेंगे बटुकेश्वर दत्त। याद रखिएगा, इंटर दोनों कोई करेंगे, पर बम जो दोनों बम फेंका जाएगा वो भगत सिंह के द्वारा फेंका जाएगा, बटुकेश्वर दत्त केवल सांस में रहेंगे। और ये हैं हमारे बटुकेश्वर दत्त। जब वो पार्लियामेंट में जाएंगे तो विट्ठल भाई पटेल बहस कर रहे हैं, जैसे अभी का जो पार्लियामेंट होता है तो उसी तरह से विट्ठल भाई पटेल बहस कर रहे हैं। किस चीज पर बहस कर रहे हैं? पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस कर रहे हैं। जैसे अभी मानते हैं कि लोकपाल बिल चल रहा होगा, इस तरह से बहस कर रहे होंगे। एक बिल है ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल क्या है? ये बोल रहा है कि आप जो ट्रेडर्स हैं, जो लोग हैं, वो हड़ताल नहीं कर सकते हैं, लेबर हड़ताल नहीं कर सकते हैं। विट्ठल भाई पटेल बहस कर रहे हैं सेंट्रल असेंबली में, सेंट्रल हॉल में। ये अगर हॉल है तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पहुंचते हैं और जो कोना वाला पार्ट है, यहां पर खाली जगह था, यहां पर बॉम्ब को फेंकते हैं। जब बॉम्ब को फेंकते हैं तो धमाका होता है। इन लोग चाहते तो जहां पर भीड़ थी वहां पर बॉम्ब फेंक सकते थे, पर ये कोना में फेंक कर वहां पर खड़े हो जाते हैं और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगता है। और नारा होता है टू मेक द डीफ हियर, बहरे को आवाज़ सुनाना बहुत ज़रूरी है। पर आप देखिए, ये जो बॉम्ब केस हो रहा है कब हो रहा है? 8 अप्रैल 1929 की घटना है। मेरे दोस्त, एक चीज़ आप याद रखिए कि अगर आपसे पूछे कि सबसे ये आइडिया किसका था, ये आइडिया भगत सिंह का था। और ये जो आइडिया है ये भगत सिंह को कहाँ से मिला था? तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी है फ्रांस का, उनका नाम है अगस्ते वैलियंट। ये जो काम है अगस्ते वैलियंट, जो फ्रेंच की असेंबली है वहाँ पर वो कर चुके थे। और जो फ्रेंच की असेंबली किए थे तो बाद में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। तो अगस्ते वैलियंट से आइडिया लेते हैं भगत सिंह की, अगर अगस्ते वैलियंट ऐसा कर सकता है तो यही काम हमको भारत में कर देना है। और वहाँ से आइडिया लेकर, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी है वहाँ से आइडिया लेकर सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंक देते हैं। बटुकेश्वर दत्त साथ में रहते हैं। इस देश की त्रासदी है दोस्त कि बटुकेश्वर दत्त की जो देहांत होती है 1965 में देहांत होती है। ये बटुकेश्वर दत्त वही है जो इतिहास के गवाह हैं कि हमने कैसे बॉम्ब फेंका और अंग्रेजों को चैलेंज किया। जब बटुकेश्वर दत्त आज़ादी के बाद बोलते हैं कि हम कुछ व्यवसाय करेंगे, पटना में जाते हैं और बोलते हैं कि हम बस चलवाएंगे, ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करेंगे। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास जाते हैं और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इनसे पूछता है कि आप आइडेंटिटी दो। ये बोलते हैं कि मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, मेरी आइडेंटिटी यही है कि जब भगत सिंह जब बॉम्ब फेंक रहे थे तो वहाँ पर मैं भी खड़ा था। ये बात अखबार को पता चलती है, अखबार को जब पता चलती है तो अखबार छपता है कि हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को ये बदतमीजी कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद इनको चिट्ठी लिखते हैं और माफ़ी मांगते हैं। बिहार का सपूत माफ़ी मांगता है कि ये हम लोगों की सरकार से गलतफहमी हो गई कि हम आपको पहचान नहीं पाए, आपसे आइडेंटिटी मांग लें। जब हम लोग IAS बने, IPS बने, पदाधिकारी बने तो कम से कम इतना जरूर करिए कि जब कोई विधवा का कोई बाहुबली ज़मीन कब्जा करता है तो उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक पेश आइए, क्योंकि यही राष्ट्र प्रेम है। उसका हस्बैंड, उसका दुल्हा, उसका शहीद हो चुका है बॉर्डर पे, और उसका कोई गांव का जब बाहुबली ज़मीन को हथिया रहा है तो हमें उसके साथ खड़ा होना है। उससे आइडेंटिटी मांगकर कुछ पैसा लेकर उसको परेशान करना उचित नहीं होगा। यही सच्चा देश प्रेम रहेगा। तो बटुकेश्वर दत्त का ये कहानी है। 1965 में बहुत ही दर्दनाक स्थिति में, मेडिसिन के अभाव में इनकी देहांत होती है एम्स दिल्ली में। अब देखिए, भगत सिंह को फांसी बॉम्ब केस में नहीं होता है। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि बॉम्ब फेंक दिए थे इसलिए भगत सिंह को फांसी हो जाता है तो बिल्कुल गलत है। उसके लिए इनकी फांसी नहीं होती है, ये सॉन्डर्स की हत्या के लिए इनकी फांसी होती है। ठीक है, सॉन्डर्स की हत्या के लिए फांसी हो रही है। कुछ लोग कहता है गांधी जी नहीं बचा पाए। गांधी जी ने बहुत प्रयास किया था इरविन से बात करके इनको बचाने के लिए, पर प्रॉब्लम यह है कि सॉन्डर्स की हत्या किए थे। तो कुछ लोगों को अभी ये किताब पढ़ रहे थे, उसमें ये कहता है कि हाँ गांधी जी ने गलती की, क्योंकि गांधी जी किसके पुजारी हैं? नॉन वायलेंस के पुजारी हैं। और इन पर आरोप किस चीज़ का लग गया था? भगत सिंह पर, कि इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या की थी और कोर्ट में सिद्ध भी हो गए थे। अच्छा, यहाँ पर जब ये वाला जो सेंट्रल बॉम्ब केस चल रहा था तो सेंट्रल बॉम्ब केस में बटुकेश्वर दत्त के वकील कौन थे? असफ अली। बहुत कम एज में भगत सिंह अपना केस खुद लड़ रहे थे और असफ अली बहुत बड़े वकील हैं। उस समय के राम जेठमलानी हैं, आज के श्याम दीवान हैं। असफ अली बाद में जब इंटरिम सरकार बनती है तो उसमें असफ अली रेलवे मिनिस्टर भी बनते हैं, बहुत बड़े वकील हैं। अरुणा असफ अली अलग हैं और असफ अली अलग हैं। अरुणा असफ अली का रोल जो है वो रेडियो जॉकी के रूप में रहा है, रेडियो का संचार करती हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। ये असफ अली बहुत बड़े वकील रहते हैं, बटुकेश्वर दत्त को के साथ केस लड़ते हैं और जिताते भी हैं। भगत सिंह वाला भी केस लड़ते हैं, सेंट्रल बॉम्ब केस में भगत सिंह खुद लड़ते हैं। तो कुछ कहना है कि गांधी जी ने यहाँ पे गलती की, मानते हैं,
पर गांधी जी ने पुरजोर प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं पुरजोर प्रयास किया? क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंस के पुजारी हैं। और भगत सिंह किसके लिए दोषी पाए गए? वायलेंट चीज के लिए पाए गए, सॉन्डर्स की हत्या के लिए पाए गए। पर हमारा अभी भी निजी मानना है कि गांधी जी को इसमें और प्रयास करना चाहिए था, तो हो सकता था कि भगत सिंह बच जाते। पर जो भी है, इतिहास का एक अलग अपना दायरा है। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। साथ में कौन थे? साथ में कौन था? राजगुरु रहेंगे, भगत सिंह रहेंगे और सुखदेव रहेंगे। ठीक है, इनको फांसी दिया जाता है। सॉन्डर्स की हत्या के लिए फांसी दिया जाता है, बॉम्ब के लिए फांसी नहीं दिया जाता है। चिटगोंग आर्मरी रेड वाज लेड बाय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। जो चिटगोंग आर्मरी रेड है वो सूर्य सेन लीड करते हैं। चिटगोंग आर्मरी रेड मतलब, कहने का मतलब है, जो पुलिस स्टेशन को जाते हैं और उसका जो हथियार होता है उसको लूट लेते हैं। तो ये सूर्य सेन जो है ना, वो टीचर हैं, शिक्षक हैं, पर शिक्षक बहुत क्रांतिकारी हैं, इसलिए इनको कभी कभी मास्टर दा भी कहा जाता है। ठीक है, और बंगाली में आपको पता ही कि दादा कहा जाता है, तो मास्टर दा भी कहा जाता है। चिटगोंग आर्मी रेड को लीड करते हैं 18 अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, इससे ज़्यादा जरूरी भी नहीं है। इन द इंटरिम गवर्नमेंट बाबू जगजीवन राम वही हैं जो भी मीरा कुमार हैं, जो सासाराम से चुनाव हार गई। ये हम लोग का दुर्भाग्य भी है कि हम लोग उतने पढ़े लिखे लोग को नहीं भेज पाते हैं, है ना। तो बाबू जगजीवन राम की बेटी है मीरा कुमार। और जब इनको बाबू जगजीवन राम को बाबूजी भी कहा जाता है ना, बाबूजी भी कहा जाता है। कौन से मंत्री थे? इसलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है क्योंकि पिछली बार आपसे पूछा गया था कि राजेंद्र बाबू इंटरिम सरकार में कौन मंत्री थे। देखो, जो इंटरिम सरकार बनती है उसको अनाउंस कब किया जाता है कि इंटरिम सरकार हम बनाएंगे, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे उसको अनाउंस कर दिया जाता है 24 अगस्त 1946 को अनाउंस कर दिया जाता है। कौन उस समय वाइसराय है? वेवल वाइसराय है। सरकार बनती कब है? पहले मुस्लिम लीग ज्वाइन करेगा क्या? मुस्लिम लीग लड़की की तरह छाव धरेगा, मतलब लड़की की तरह कहना अनुचित हो जाएगा। जो ससुराल में जो जीजा जाता है कैसे छाव धरता है, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, तो वही छाव धरेगा। ठीक है, जेंडर बेस्ड बात नहीं करना। ठीक है, 18 अक्टूबर 1946 को छाव धरते धरते तैयार हो जाएगा ससुराल में कि अब हम भी तैयार हो जाएंगे, हम भी मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लेगा इंटरिम गवर्नमेंट को। देखो, 24 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इंटरिम सरकार बनेगी। 2 सितंबर को इंटरिम सरकार बनेगी, मुस्लिम लीग पहले ज्वाइन नहीं करेगा, मुस्लिम लीग को मनाया जाएगा। 18 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ज्वाइन करेगा। मुस्लिम लीग को 5 कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलेगा, बाकी कांग्रेस मिनिस्ट्री ले लेगी। यहाँ पर 2-3 नाम इंपॉर्टेंट है। एक तो लियाकत अली को फाइनेंस मिल जाएगा। ठीक है, लियाकत अली को फाइनेंस मिल जाएगा, लिख देते हैं। ठीक है, लॉ जो है वो जोगिंद्रनाथ मंडल को मिल जाएगा। ठीक है, हेल्थ जो है, स्वास्थ्य, वो एक इस्माइल साहब हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, इनको दिया जाएगा। ये सब मुस्लिम लीग कोटा से चले जाएंगे। रेलवे किसको मिलेगा? अभी आपको हम बताएं कि रेलवे का इंटरिम सरकार में कौन बनेगा? असफ अली बहुत बड़े वकील हैं, असफ अली को दिया जाएगा। लेबर बाबू जगजीवन राम को दिया जाएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर किसको दिया जाएगा? राजेंद्र बाबू को दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर कौन रहेंगे? नेहरू जी रहेंगे। राजा जी जो राजगोपालचारी हैं, सी राजगोपालचारी, इनको क्या दिया जाएगा? एजुकेशन दिया जाएगा। होम किसको दिया जाएगा? पटेल को दिया जाएगा, है ना। तो उसी समय डिक्लेयर कर दिया गया था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946। हु सेड, अच्छे से नहीं आ पाया, हु सेड स्वराज विदाउट स्वदेशी इज लाइक मेड अ कॉर्प्स। इफ स्वदेशी इज, इफ स्वदेशी क्या लिखा? अब स्वराज देन द, इफ द स्वदेशी इज सोल ऑफ स्वराज देन खादी इज द इसेंस ऑफ द स्वदेशी। कहने का मतलब है कि स्वराज विदाउट स्वदेशी इज लाइक अ लाइफलेस कॉर्प, एक मरा हुआ मृत शरीर है। इफ स्वदेशी, अगर स्वदेशी आत्मा है स्वराज का, तो खादी उसका इसेंस है, खादी उसकी आत्मा है, परमात्मा है, सार है, सब कुछ है। ये जो स्टेटमेंट है ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। और महात्मा गांधी जी स्टेटमेंट ये कब देते हैं? क्या स्टेटमेंट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो आप देखिए, इसमें स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो स्वदेशी मूवमेंट के समय गांधी जी ये स्टेटमेंट देते हैं और इसी को आप एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी बोलते हैं ना। इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है।
ये हम अपने टेलीग्राम में हम लोगों ने एक क्वेश्चन डाला था कि हु गेव द टाइटल ऑफ फ्रंटियर गांधी, है ना। तो बच्चा खान है, बच्चा खान को ही फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है मेरे दोस्त, और ये इनको टाइटल देता है अमीर चंद बम्बावाल, यही इनको टाइटल दे रहे हैं फ्रंटियर गांधी को। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं वो उसको कहते हैं रेड शर्ट, ये एकदम ट्रू गांधीयन हैं। रेड शर्ट इनके ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट में है। और लास्ट तक इनका अलग बहुत तरह का कहानी है कि किस तरह से इसको बोलते हैं कि हमको लोमड़ियों के पास फेंक दिया गया, वी हैव बीन थ्रोन टू द उल्फ एंड ऑल। तो उस पर हम कहीं बाद में डिस्कस करेंगे। खान अब्दुल गफ़ार खान हैं और रेड शर्ट स्टार्ट करते हैं, और यही ऑर्गेनाइजेशन को खुदाई खिदमतगार भी बोलते हैं आप, है ना। एकदम ट्रू गांधीयन है, खुदाई खिदमतगार भी बोलते हैं। विच मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बिहार मूवमेंट। तो बिहार मूवमेंट किसको कहते हो दोस्त? टोटल रिवॉल्यूशन को, संपूर्ण क्रांति को आप बिहार मूवमेंट भी बोलते हैं। एक सेकंड हम थोड़ा पानी पी लेते हैं यार। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो विच मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बिहार मूवमेंट। सवा घंटा हो गया। विच मूवमेंट इज कॉल्ड एज अ बिहार मूवमेंट। तो जो जयप्रकाश नारायण जी द्वारा जो संपूर्ण क्रांति चलाया गया था, इसी को आप बिहार मूवमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे ये बोलते हैं सिंहासन खाली करो की जनता आती है। और किसके खिलाफ हो रहा है? इमरजेंसी के खिलाफ हो रहा है। तो बिहार की मिट्टी से आंदोलन होता है, इसको आप स्टूडेंट मूवमेंट भी बोलते हैं, छात्र आंदोलन भी बोलते हैं, स्टूडेंटों का है। और इसी के उपज है रविशंकर प्रसाद, इसी के उपज है सुशील मोदी, इसी के उपज है लालू यादव, रामविलास पासवान, ये सारे जितने जो नेता हैं यही स्टूडेंट बिहार मूवमेंट, और इसी मूवमेंट को जेपी मूवमेंट भी बोलते हैं। और इसी में दिनकर की लाइन पढ़ते हैं, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, और दिनकर को भी अमर कर देते हैं। तो बिहार मूवमेंट है। हरीश चंद्र मुखर्जी यूज टू शो द प्लाइट ऑफ द इंडिगो फार्मर। ये थोड़ा सा फैक्ट नुमा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि इंडिगो से जो भी चीज़ रिलेटेड है हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है चंपारण सत्याग्रह के लिए। तो हरीश चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट एक अखबार था, उसी में लिखते थे इंडिगो फार्मर के प्लाइट के बारे में। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम आपको बता चुके हैं, आप बिहार वाला वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत डिटेल में सारा चीज़ बताए हुए हैं कि कैसे बहुत सारा आर्टिकल छपता है, ठीक है, उसको पुराना देख लीजिएगा। लैंसडाउने इज़ अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन उत्तराखंड, इट इज़ नेम्ड आफ्टर लॉर्ड लैंसडाउन, ही इज सेड टू बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर। करेक्ट इसका आंसर दोस्त हो जाएगा सेकेंड फैक्ट्री एक्ट, इसका करेक्ट आंसर है। ये आप देखिए कि हिल स्टेशन है और बड़ा सुंदर है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट है, जो पहला फैक्ट्री एक्ट आता है वो आ रहा है 1881 में, सेकेंड फैक्ट्री एक्ट आ रहा है 1891 में। अगर आप समय को देखें तो 1880 से लेके 1884 तक किसका टाइम है? रिप्पन टाइम है। रिप्पन जो है बहुत फेमस है भारत में, क्योंकि रिप्पन जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी रिप्पन को फादर ऑफ इंडियाज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ये तो लैंसडाउन का फोटो है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। और रिप्पन के समय एक बिल आता है जिसका नाम है सीपी इल्बर्ट बिल, और ये जो सीपी इल्बर्ट बिल है इसी को इल्बर्ट कंट्रोवर्सी भी कहते हैं। उस समय ये था कि अगर भारतीय मूल का जज है, वो भारतीय मूल का जज विदेशी जो है उसको क्रिमिनल केस में ट्राई नहीं कर सकता है। सिविल केस में कर सकता था पर क्रिमिनल केस में नहीं ट्राई कर सकता था। ये बात जब रिप्पन को पता चला तो रिप्पन सीपी इल्बर्ट बिल, सीपी इल्बर्ट के अंदर एक कमिटी बनाता है और सीपी इल्बर्ट बिल लेकर आता है। फिर ये जो सरकार होती है, जो ब्रिटानिया हुकूमत होती है, इसको पास नहीं करती है, इसको इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी कहते हैं, पर सीपी इल्बर्ट बिल लेकर वो आता है। और पहला फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 में लेकर आता है। फैक्ट्री एक्ट की क्यों जरूरत पड़ती है? कि आप कितने घंटे काम करेंगे, जो फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं उनके क्या राइट्स हैं, ये सारे चीज़ जो हैं वो फैक्ट्री एक्ट में होता है। सेकेंड फैक्ट्री एक्ट जो है ये लेके आते हैं जब वाइसराय रहते हैं लैंसडाउन, तब लेके आते हैं। और इनका जो कार्यकाल रहता है, इनका कार्यकाल है आपको 1888 से लेके 1894 तक। तो यहीं से क्लियर हो गया कि 91 में है तो सेकेंड फैक्ट्री एक्ट लेकर आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है कि जो बच्चे होते हैं उस समय बच्चे भी काम कर रहे होते हैं फैक्ट्री में, और उसका मैक्सिमम टाइम कर दिया गया कि 7 घंटा से ज़्यादा बच्चा लोग काम नहीं कर पाएगा। अब देखिए विथड्रॉल ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। विथड्रॉल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है कौन लेकर आता है? डलहौजी लेकर आता है।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको रिपील कौन कर रहा है? लॉर्ड कैनिंग इसको रिपील करते हैं। ये वही कैनिंग हैं जो 1857 की क्रांति के समय हैं। और 1858 में आप देखेंगे कि क्या आ जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आएगा और ये क्या कह रहा है कि अब जो भारत को जो रूल करेगा वो क्राउन रूल करेगा, और जो क्राउन रूल करेगा तो अब गवर्नर जनरल नाम का कोई पद नहीं रहेगा, अब वाइसराय नाम का पद रहेगा। तो इसीलिए लॉर्ड कैनिंग जो हैं ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं और पहले वाइसराय हैं, क्योंकि 1857 तक के तो गवर्नर जनरल हैं। 1858 का एक्ट आ जाएगा, बोलेगा कि अब गवर्नर जनरल ही वाइसराय हो गया, तो वही आदमी जो कल तक गवर्नर जनरल था 1858 एक्ट आने के बाद वो वाइसराय कहलाने लगा। तो इसीलिए ही इज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। कैनिंग ही हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता बॉम्बे का स्थापित करते हैं। बिहार वाले में हम इसको खूब डिटेल में बता रखे हैं, जाकर देख लीजिएगा। फर्स्ट एवर सेंसस डन कौन करता है? तो देखो पहला जो सेंसस जो होता है वो लॉर्ड मयो के समय होता है, ठीक है, 1872 के आसपास लॉर्ड मयो के समय होता है। पर जो रेगुलर सेंसस होता है वो 1881 के आसपास होना स्टार्ट होता है। तो मतलब रिपन के समय में आप देखिएगा कि सेंसस रेगुलर होता है, पर पहला सेंसस 1872 में होता है। तो सेकेंड फैक्ट देखो, ये दोनों तो तुम ऐसे भी काट सकते थे, ये वाला कट जाता, ये वाला तो ऐसे ही कट जाता, क्योंकि सेंसस वाला हम लोग बिहार वाले में आपको बता रखे हैं, ये सारा चीज़ फैक्ट वगैरह मयो रिपन वगैरह बता रखे हैं। डलहौजी वाला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये था, यह भी काट जाता। तो अगर 50-50 में करके मार रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 50-50 में अगर अनदेखा मार रहे हो तब तो फिर दिक्कत है ना। थक गए आज पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। 28 में देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो देखो यार, कैबिनेट मिशन फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज द डोमिनियन स्टेटस, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। कैबिनेट मिशन ने ऐसा प्रपोज पहली बार नहीं किया है। हम पहले आपको बता चुके हैं कि अगस्त ऑफर के समय ही प्रपोज कर दिया गया था कि हम अगस्त ऑफर में बनाएंगे, है ना। तो वो पहली बार नहीं करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। थ्रू राजा जी फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ एंटिटी पाकिस्तान, बिल्कुल राजा जी बोलते हैं कि पाकिस्तान का बनेगा। पर वो राजा जी फॉर्मूला जो है ना, इसको राजा जी फॉर्मूला बोलते हैं। ये बोलते हैं कि हम लोग दो एंटिटी बनाएंगे, एक एंटिटी भारत रहेगा, एक एंटिटी पाकिस्तान रहेगा, पर कुछ चीज हम लोग कॉमन चलाएंगे, जैसे कि डिफेंस, बाहिजात इनका आइडिया था, ठीक है, कम्युनिकेशन, ये कुछ चीज हम लोग साझा चलाएंगे। डिफेंस हम लोग का साझा होगा, कम्युनिकेशन हम लोग का साझा होगा, पर हम लोग दो मुल्क रहेंगे, इंडिया और पाकिस्तान। तो इट मींस ही टॉक्ड अबाउट द पाकिस्तान। कैबिनेट मिशन केम टू द इंडिया बिफोर द रॉयल नेवल म्यूटिनी, गलत स्टेटमेंट है। देखो, रॉयल नेवी म्यूटिनी जो होता है इसको आप रेटिंग्स रिवोल्ट भी बोलते हैं। रेटिंग्स किसको बोलते हैं? जो नॉन गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, जो शिप पर नॉन गैजेटेड आदमी था उसको आप रेटिंग्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो सिपाही टाइप का, कांस्टेबल टाइप का जो आदमी होता है उसको रेटिंग्स बोलते हैं। देखो, हम इसको ऐसे नहीं याद रखे हैं, हमको डेट नहीं याद होता है, तो हम ये याद रखे हैं कि रेटिंग रिवोल्ट जो होता है 18 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के 1946 के आसपास होता है। और कैबिनेट मिशन जो आता है, आप इसको देखिएगा कि हम याद रखें कि इसको मार्च से, एग्जैक्ट तो हम नहीं याद रखे हैं, हम याद रखें कि मार्च से जून 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। तो पहले कौन आ रहा है? रॉयल नेवी म्यूटिनी होता है, उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है। देखो, कैबिनेट मिशन का दो मुख्य काम होता है। जो कैबिनेट है मतलब क्या है, अभी आप अगर यूके में देखिए तो सत्ता परिवर्तन हो चुका है। जब सत्ता परिवर्तन हो चुका है तो कौन प्रधानमंत्री बन चुके हैं? क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन चुके हैं। क्लीमेंट एटली किसके परम मित्र हैं? सबसे परम मित्र हैं पंडित नेहरू के। क्लीमेंट एटली और अपने आदमी को भेजते हैं कि जो नेहरू का दोस्त है, उसमें एक आदमी जो पंडित नेहरू का परम मित्र है उनका नाम है क्रिप्स, दूसरा नाम है पेंथिक लॉरेंस, और तीसरा आदमी है एवी अलेक्जेंडर। यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना होगा कि ये सब क्या हैं? कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था पेंथिक लॉरेंस, इसलिए कहा जाता है कि क्लीमेंट एटली वाली जो कमिटी बन के आती है उसको लीड कर रहे हैं पेंथिक लॉरेंस। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वही है जो ये भारत का इंचार्ज रहता है, इसलिए क्लीमेंट एटली इसको भी भेजते हैं। इसका मुख्य रूप से जो एम्बिशन होता है, दो चीज़ होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गठन करना, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आप ड्राफ्ट करेंगे ये बता दीजिए, और तीसरा बात ये है कि आप एक इंटरिम सरकार बना लीजिए ताकि हम लोग अब यहाँ से रवाना हो जाए, अब हम लोग के जाने का समय आ गया। ये इसके दो मुख्य मकसद होते हैं कैबिनेट मिशन के, ये नाम होते हैं। रॉयल नेवी म्यूटिनी जो है वो पहले हो चुका है। किस लिए होता है रॉयल नेवी म्यूटिनी, जिसको आप रेटिंग्स रिवोल्ट बोलते हैं? एक शिप है जिसका नाम है HMIS तलवार।
इस HMIS तलवार पर खाना खराब मिलता है। जब खाना खराब मिलता है तो लोग इसका विद्रोह करते हैं। जो सिपाही हैं वो पुअर फूड क्वालिटी पर विरोध करते हैं। और एक रेटिंग आदमी है, एक जो सिपाही आदमी है जिसका नाम है राशिद अली, जब ये बॉम्बे में ये जो शिप वहाँ पर लगी रहती है, इसके दीवार पर इसकी जो स्टील की फ्रेम है उसको रगड़ कर ये लिखते हैं राशिद अली इनकलाब जिंदाबाद। याद रखिए कि जितना हिंदू लड़ा है, फिर से हम बोल रहे हैं, उससे तनिक भी कम मुसलमानों ने बहादुरी का अपना परचम नहीं लहराया है, दलितों ने तनिक भी कम नहीं लड़ा है। इसीलिए अगर अंबेडकर अपना हक मांगते हैं दलित के लिए, बिल्कुल गलत नहीं करते हैं, क्योंकि दलितों ने भी उतना ही योगदान निभाया है, ट्राइबल्स ने भी उतना ही योगदान दिया है। तो राशिद अली उसको रगड़ कर लिख देते हैं इनकलाब जिंदाबाद, पर गांधी जी बोलते हैं कि जिन्ना जी आप जाइए। और सरदार पटेल जाते हैं और जिन्ना जाते हैं और उन रेटिंग्स को समझाकर इस आंदोलन को वापस लिया जाता है। इसी को आप रॉयल नेवी म्यूटिनी कहते हैं। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। शिमला कॉन्फ्रेंस इज एसोसिएटेड विथ, इसलिए कॉन्फ्रेंस है कि एक शिमला कॉन्फ्रेंस है और एक शिमला डेपुटेशंस हैं। शिमला डेपुटेशन में क्या है कि मुस्लिम लीग आगा खान वगैरह सारा मुसलमान नेता को बुलाता है और मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की नींव रखता है। ये जो शिमला डेपुटेशन वाला केस है ये 1906 के आसपास का केस है। जो शिमला कॉन्फ्रेंस की अगर आप बात कर रहे हैं तो शिमला कॉन्फ्रेंस को ही आप वेवल प्लान बोलते हैं, तो ये अलग है। शिमला कॉन्फ्रेंस को ही आप कहते हैं वेवल प्लान, ठीक है। वेवल प्लान, देखो वेवल प्लान कब आ रहा है? 1945 में आ रहा है। वेवल प्लान में होता क्या है? बेसिकली वेवल प्लान में ये कहा जा रहा है कि एक वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है। वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आप समझ लीजिए कि आज के डेट में देश को कौन चला रहा है? देश को कौन चलाता है? प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं एंड हिज कैबिनेट चलाता है ना। राजनाथ बाबू हैं, नितिन गडकरी हैं, बिहार के पशुपति पारस हैं, गिरिराज सिंह हैं, RK सिंह हैं। कोई भी निर्णय आप देखिएगा तो बोलेगा कि अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज़ टेकन दिस डिसीजन, कैबिनेट हैज़ टेकन दिस डिसीजन। तो यहाँ पर मुख्य रूप में कौन है? प्राइम मिनिस्टर। साथ में जो लोग हैं इसको आप क्या कहते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स। उसी तरह से उस समय भारत को चलाने के लिए एक आदमी था जिसका नाम था वाइसराय, वो भारत को चलाएगा। वाइसराय आज के समय में किसके इक्विवेलेंट है? प्राइम मिनिस्टर के। वाइसराय को सहयोग करने के लिए कुछ मंत्री रहते थे और उस पूरे काउंसिल को कहा जाता था वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर प्लस जो मंत्री हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको हम लोग आज के कहते हैं कि द कैबिनेट, है ना। तो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज जस्ट लाइक अ कैबिनेट। वेवल कह रहा है वेवल प्लान में कि जो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसमें प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर और डिफेंस मिनिस्टर को छोड़कर, मतलब आज के समय में प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह जी को छोड़कर, उस समय के केस में वाइसराय को छोड़कर और कमांडर इन चीफ को छोड़कर, उस समय डिफेंस मिनिस्टर कमांडर इन चीफ को छोड़कर जितने लोग रहेंगे ये भारतीय मूल के रहेंगे। ये 2 आदमी केवल ब्रिटिश मूल के रहेंगे, मतलब ब्रिटानिया हुकूमत के रहेंगे। कहने का मतलब है कि 14 आदमी आपके रहेंगे, एक वाइसराय ब्रिटेन का रहेगा और एक कमांडर इन चीफ जो रहेगा वो हम लोग का रहेगा। कहने का मतलब है कि टोटल 16 आदमी रहेंगे वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जिसमें एक वाइसराय और दूसरा कमांडर इन चीफ जो है केवल विदेशी रहेगा, बाकी 14 लोग आपके रहेंगे। पर उसमें एक शर्त वो ये लगा दिया, उसमें शर्त ये लगा दे रहा है कि इस 14 आदमी में इसमें 6 आदमी मुसलमान रहेगा, मुस्लिम्स रहेंगे, मुस्लिम लीग के लोग रहेंगे। उस समय मुसलमानों का देश में पॉपुलेशन कितना है? 25%। जब 6 का आप निकालेंगे 14 में तो आप देखिएगा कि 42% के आसपास आ जाएगा। तो 25% आबादी को मुस्लिम लीग के मार्फत आप मुस्लिम लीग और मुसलमानों को 42% रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये तो गलत है। अगर आपको देना है तो 25% रिप्रेजेंटेशन दीजिए। तो वेवल प्लान भी एक तरह से एक फ्रॉड था। भारत की जो मित्रता थी, भारत का जो प्रेम था, सौहार्द था, उसको तोड़ने की कोशिश थी। तो यही बेसिकली इसमें ये होता है वेवल प्लान में, और कुछ भी नहीं है। ये वाला मामला इसमें होता है। करेक्ट आंसर इसका वेवल प्लान है। लोटा रिवोल्ट हैपेंड इन, करेक्ट आंसर इज मुजफ्फरपुर माय फ्रेंड। ये पहले आपको बताया जा चुका है कि मुजफ्फरपुर में पहले क्या था, लोगों को जो जेल में जो कैदी थे उसको ब्रास का लोटा मिलता था। कॉस्ट कटिंग के लिए इनको अब मड का लोटा दिया जाने लगा। इसी को आप लोटा रिवोल्ट बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, कुछ नया सीखे होंगे।